यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 31 आत्मिक आकर्षण व्यू। सारी ऊर्जा खुद खींची चली आएगी। देवांश ठाकुर ने इससे पहले इस उपनगरीय इलाके में कभी कदम नहीं रखा था, जहां आत्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत काफी ज्यादा थी। देवांश ने तुरंत आकाश भक्षण सूत्र चलाकर ऊर्जा सोखना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने इलाके का मुआयना करने के लिए पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर छलांग लगा दी। व्यू रचना के लिए सही जगह तय करने के बाद देवांश ने आसपास से कुछ कंकड़ और टहनियां उठाईं और उन्हें चुनी हुई जगहों पर विशेष आकृतियों में सजा दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो देवांश उन स्थानों के केंद्र में वापस आया, अपने शरीर के भीतर की आत्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और उसे हर स्थान पर रखे कंकड़ और टहनियों में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने मंत्र का जाप किया और जादुई व्यूह को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। एक ही पल में हर जगह रखे हुए अजीब आकार के कंकड़ और टहनियां अंधेरे में हल्की चमक बिखेरने लगे और फिर उनसे निकली रोशनी की किरणें आसपास के दो स्थानों की ओर दौड़ गईं। इन प्रकाश की किरणों ने पल भर में सभी कंकड़ और टहनियों को आपस में जोड़ दिया, जिससे आसमान से देखने पर 10 गज चौड़ा एक विशाल पैटर्न बन गया। और देवांश इस पैटर्न के बिल्कुल बीच में खड़ा था, रोशनी से घिरा हुआ। इस पल देवांश के हाथों ने तेजी से मुद्राएं बनाईं। 10 से ज्यादा मुद्राएं बनाने के बाद उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मुद्रा बनाई, एक उंगली से आकाश की ओर इशारा किया और धीरे से चिल्लाया, जागृत हो। रोशनी से बना वह विशाल पैटर्न जमीन से ऊपर उठा और हवा में घूमते हुए ऊपर चढ़ने लगा। जब वह जमीन से 100 मीटर ऊपर पहुंचा तो वह रोशनी का पैटर्न अचानक रुक गया। अगले ही सेकंड ये पैटर्न एक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज के साथ सभी दिशाओं में फैल गया, प्रकाश की गति से चलता हुआ और पल भर में गायब हो गया। जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया, मानो वह रोशनी कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन बस कुछ ही सेकंड में वे प्रकाश की किरणें दूर से वापस देवांश के सिर के ऊपर आसमान में आ मिली और फिर से वही विशाल पैटर्न बना दिया। बिना किसी रुकावट के वह घूमते हुए अपनी मूल जगह पर वापस आ गया, जहां हर जोड़ बिल्कुल सही तरीके से मिल गया। जैसे ही पैटर्न अपनी जगह पर लौटा, एक अदृश्य दबाव सभी दिशाओं से उठता हुआ महसूस हुआ, जिसने देवांश के चारों ओर के बड़े पेड़ों को झुका दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन झुके हुए पेड़ों की चोटियां बिना किसी अपवाद के देवांश की ओर इशारा कर रही थीं। ऊंचाई से देखने पर देवांश द्वारा स्थापित किया गया ये व्यू अब विशाल जंगल में डाले गए एक कीप जैसा लग रहा था, जहां सभी दिशाओं से पानी की धाराएं बेहद तेज गति से यहां मिल रही थीं। आत्मिक ऊर्जा को पानी की धाराओं की तरह लगातार अपनी ओर आते हुए महसूस कर देवांश ने एक लंबी सांस छोड़ी। आत्मिक आकर्षण व्यू, सारी ऊर्जा खुद खींची चली आएगी। अफसोस की बात है कि ये सिर्फ साधारण कंकड़ और टहनियां हैं। अगर ये सोने, पत्थर, जैद या रेशम के बने होते तो असर यकीनन और भी बेहतर होता। हालांकि देवांश लालची नहीं था। इसके बजाय वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया, आकाश भक्षण सूत्र को सक्रिय किया और पागलों की तरह साधना करने के लिए आत्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। ज़ारा की एक आदत थी, वह हमेशा बाथटब वाले होटल चुनती थी ताकि दिन भर की थकान के बाद वह एक आरामदायक स्नान का आनंद ले सके। लेकिन आज वापस आने पर वह बाथरूम में नहीं गई। दरवाजा बंद करने के बाद वह दरवाजे से पीठ टिकाकर कालीन पर बैठ गई, अपनी सूटकेस को शून्य में घूरते हुए। उसका दिमाग बार में देवांश की छवि से भरा हुआ था। उसने पहले अपने माता पिता और बड़ी चचेरी बहन से देवांश के बारे में सुना था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी नकारात्मक बातें थीं, इसीलिए पहली बार देवांश से मिलने पर उसे इतनी नफरत महसूस हुई थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी पहली मुलाकात में देवांश उसे ऐसा झटका देगा जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाई थी। जब वह ख्यालों में खोई थी, उसके फोन पर एक मैसेज की घंटी बजी। उसने खोलकर देखा तो उसकी बड़ी चचेरी बहन सिया का मैसेज था, जन्मदिन मुबारक हो। तुम अभी कहाँ हो? शुक्रिया दीदी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही होटल पहुंची हूँ। क्या आज मजा आया? तुम्हारे जीजू ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी ना? इस मैसेज को देखकर ज़ारा को शर्मिंदगी का एक और झटका लगा। ये काफी होता अगर उसने जीजू को कोई परेशानी न दी होती, वो उसे परेशानी कैसे दे सकते थे। बहुत मजा आया, जीजू ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, यह अच्छी बात है। ठीक है, तुम जल्दी आराम करो, कल रात के खाने के लिए घर आना। ठीक है, ज़ारा ने जवाब दिया, फिर एक पल के लिए सोचा और जोड़ा, दीदी क्या जीजू बहुत ताकतवर हैं? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो?
क्या उसने तुम्हारे सामने डींगे मारी? ज़ारा, चाहे वो कुछ भी कहे, तुम्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है और उसे पैसे तो बिल्कुल मत उधार देना, समझी? ज़ारा ने ये मैसेज देखा और रोते हुए जवाब दिया, समझ गई, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे। दीदी, आप नहीं जानती, जीजू के मौजूदा रुतबे के साथ उन्हें डींगे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही उन्हें मुझसे पैसे उधार लेने की ज़रूरत है। एक ताकतवर अंडरवर्ल्ड का आदमी जिसका रोज का कारोबार 10 करोड़ से ज्यादा का है, जो जीजू के सामने इतना भीगी बिल्ली बना रहता है, क्या उसे मुझसे पैसे उधार लेने की जरूरत होगी? बल्कि मुझे उनसे उधार मांगना पड़ सकता है। दीदी, आप इस बात से तो नहीं डर रही कि मैं आपसे पैसे मांगूंगी, इसलिए आप जानबूझकर गरीब होने का नाटक कर रही हैं, है ना? लेकिन अगर आप गरीब होने का नाटक कर भी रही हैं, तो ये तरीका तो सही नहीं है ना? ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि फोन के दूसरी तरफ सिया इतने गुस्से में थी कि उसे शांत होने में काफी समय लगा। ये देवांश, मैंने उससे कहा था कि मेरे और बच्ची के सामने डींगे न मारे, लेकिन उसने ज़ारा के सामने जाकर अपनी शेखी बघारी। मुझे लगा था कि शायद वह सुधर गया है, लेकिन ये सब बस एक दिखावा था। मुझे पता होना चाहिए था, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, छी। सिया ने गुस्से में नाक से कोड़ी। अभी अभी देवांश के लिए उसके मन में थोड़ी अच्छी छवि बनी थी, क्योंकि ज़ारा ने कहा था कि उसके जीजू ने उसका अच्छा ख्याल रखा, लेकिन अब उसने देवांश को वापस अपनी नजरों से गिरा दिया था। लेकिन फिर भी उसने ज़ारा का अब तक साथ देने का धैर्य रखा, जुआ नहीं खेला और ज़ारा से पैसे नहीं मांगे। ये कुछ हद तक चौंकाने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि तलाक के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया हो? सिया ने अपना सिर हिलाया, बड़बड़ाते हुए कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, फिर आह भरी और धीरे से बुदबुदाई, देखते हैं वह कब तक ये नाटक जारी रख सकता है। कितना अच्छा होता अगर वह हमेशा ऐसे ही नाटक करता रहता, काश। रात, बर्फबारी, पूजा एक लंबे कोट में खाली सड़क पर अकेली चल रही थी। उसकी परछाई थोड़ी वीरान लग रही थी। तान्या देशमुख से अलग होने के बाद बार के प्रवेश द्वार पर कई हवसी लाश उठाने वालों ने उसे अपना निशाना बना लिया था। ये लाश उठाने वाले आमतौर पर केवल नशे में धुत महिलाओं का शिकार करते थे, लेकिन पूजा का असाधारण रूप और अंदाज इतना शानदार था कि वे पागल हो गए थे। एक दूसरे को इशारे करने के बाद वे चुपचाप उसके पीछे हो लिए। इस सड़क पर मुड़ने के बाद आसपास किसी को न देखकर इन लाश उठाने वालों के हौसले बढ़ गए और वे पूजा को एक अंधेरी गली में खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की तैयारी करने लगे। हालांकि जैसे ही वे अपनी चाल तेज करने वाले थे, उनके पैर उठे, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें नीचे रख पाते, 4-5 लोगों की आंखें एक साथ फटी की फटी रह गईं और फिर वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थीं। पूजा बेखबर सी लग रही थी, आगे बढ़ती रही, बर्फीली रात के इस अनोखे नजारे का आनंद लेते हुए। इस पल एक साया लहराया और पूजा के पीछे एक भूत की तरह प्रकट हुआ, चुपचाप कदम दर कदम उसका पीछा करते हुए, हमेशा 1.5 हाथ की दूरी बनाए रखता हुआ, न 1 इंच ज्यादा न कम। एक सांस में मौत। रघु काका, बधाई हो, आप महागुरु स्तर में प्रवेश कर चुके हैं, पूजा ने बिना सिर घुमाए हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस पल वे दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरे। धुंधली पीली रोशनी उन 2 आकृतियों पर पड़ी, एक आगे और एक पीछे। पूजा अपने लंबे कोट में धरती पर उतरी किसी परी की तरह पवित्र लग रही थी, जबकि उसके पीछे काला लबादा ओढ़े वह बूढ़ा आदमी, जिसका असली चेहरा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नरक की गहराइयों से आए यमराज जैसा लग रहा था। मालकिन, बिटिया रानी मेरा मजाक उड़ा रही हैं। बिटिया रानी के सामने मेरी ये तुच्छ कला किसी गिनती में नहीं है। काले लबादे से एक भारी और खुरदरी आवाज आई। रघु काका, आप सचमुच बूढ़े और सटिया गए हैं। क्या आप भूल गए, मैं अब एक अबला नारी हूँ जिसमें एक मुर्गी को बांधने की भी ताकत नहीं है, केवल कुछ समय के लिए। वैसे आज मैं एक दिलचस्प नौजवान से मिली। वह बमुश्किल 20-22 साल का लगता है, फिर भी उसकी गहराई नापना नामुमकिन है। क्या बिटिया रानी को कोई ज्ञान प्राप्त हुआ? पूजा ने सिर हिलाया, उसके सौम्य चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी। हाँ, मुझे ज्ञान मिल गया है। अध्याय 32। क्या वह पिछले कुछ सालों से ऐसे ही सुबह से शाम तक खट रही है? भोर होने से ठीक पहले आत्मिक आकर्षण व्यूह बनाने वाले पत्थर और टहनियां देवांश की आत्मिक ऊर्जा से मजबूत होने के बावजूद आखिरकार टिक नहीं पाए और एक एक करके टूटकर बिखर गए। व्यूह के ढहने के बाद सभी दिशाओं से इकट्ठी हुई आत्मिक ऊर्जा पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गई। जैसी उम्मीद थी, यह अभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, ये देखकर देवांश ने बेबसी से आह भरी। लेकिन असर अच्छा है, बस कुछ ही घंटों में मैं दक्ष स्तर के 5वें चरण के करीब पहुंच गया हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद देवांश ने आकाश भक्षण सूत्र समेट लिया, हाथ हिलाकर टूटे हुए पत्थरों और टहनियों को बिखेर दिया और फिर उठकर शहर की ओर चल पड़ा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह बर्फ में आराम से चल रहा था, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी सुबह की कसरत पूरी करके बेफिक्र और सुकून से जा रहा हो। जैसे ही वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, सड़क किनारे की ज्यादातर नाश्ते की दुकानें खुल चुकी थीं।
देवांश ने लापरवाही से एक बन की दुकान चुनी, 2 प्लेट उबले हुए बन का ऑर्डर दिया और मिर्च के तेल के साथ उनका गर्म गर्म आनंद लेने लगा। भैया, वही हमेशा वाला 2 प्लेट बन देना। एक युवा जोड़ा हाथों में हाथ डाले बातें करते और हंसते हुए दुकान में दाखिल हुआ। आज तनख्वाह मिलने वाली है, रात के खाने में क्या खाओगी? मेरी तरफ से दावत, आदमी ने प्यार भरे भाव से कहा। नहीं, पैसे बचाओ, नन्ही जान कुछ ही महीनों में आने वाली है और हमें घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बाद में हमारे साथ हर जगह धक्के खाता फिरे, औरत ने मुंह फुलाते हुए कहा और प्यार से आदमी के गाल खींच लिए। घर खरीदना जरूरी है और मेरी बीवी की खुराक सुधारना भी जरूरी है। दोनों बड़ी बातें हैं, हम सिर्फ एक पर ध्यान नहीं दे सकते। अच्छा बाबा, सोचने दो। और पॉट या फिश हेड? उनके बन जल्दी ही आ गए और वे खाते और हंसते हुए चर्चा करने लगे कि आज रात क्या खाना है। देवांश बगल की मेज पर बैठा चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव था। उसे याद आया कि जब वह और सिया कॉलेज से पास हुए थे तो वे भी इस युवा जोड़े की तरह थे, हर दिन खुश और भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए। अगर मैं उन कुछ सालों में इतना बड़ा कमीना न बना होता तो शायद आज मैं भी उनकी तरह खुश होता, है ना? देवांश ने मन ही मन सोचा, अपना सिर झुकाते हुए। पैसे चुकाने के बाद देवांश साधना के लिए जंगल में वापस नहीं गया, बल्कि सीधे उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर गया जहां वह किराए पर रहता था। हालांकि सिया नहीं चाहती थी कि वह पीहू से मिले, लेकिन परछाइयों में रहकर दूर से देखना सिया को नाराज नहीं करेगा। लेकिन देवांश को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचा तो उसने ज़ारा को देखा, जो अभी अभी अंदर गई थी। उसके होटल से यहाँ तक का रास्ता नजदीक नहीं था। क्या ये लड़की इतनी जल्दी उठ गई? देवांश उसके पीछे पीछे गया और उसके ऊपर जाने के बाद वह बगल की इमारत के कोने में छिप गया और चौथी मंजिल की ओर देखने लगा। उसकी मौजूदा साधना के साथ हालांकि वह दीवारों के आर पार नहीं देख सकता था, लेकिन चौथी मंजिल पर होने वाली बातचीत को साफ सुनना उसके लिए आसान था। उसने सिया को दरवाजा खोलते सुना, उनकी खुशी भरी मुलाकातें सुनी और ज़ारा का कुछ अविश्वास भरा सवाल भी सुना। दीदी, आप ऐसी जगह में रहती हैं? जीजू कैसे? तुम पूरी तरह से अपने जीजू को दोष नहीं दे सकती। तुम पीहू की हालत जानती हो, उसकी एक दवा की कीमत ही 1 लाख से ऊपर है। आंधी और बारिश से बचने के लिए सर पर छत है, यही गनीमत है। अच्छी जगह के लिए हमारे पास फालतू पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन जीजू तो साफ तौर पर, अच्छा, मुझे काम के लिए देर हो रही है। तुम्हारे जीजू किसी काम से जल्दी निकल गए। मैं पीहू को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। मैं अब निकलती हूँ। बोलते हुए सिया ने कमरे की चाबी ज़ारा को सौंपी और फिर जल्दी से नीचे उतर गई। देवांश बता सकता था कि सिया उसका बचाव करने की पूरी कोशिश कर रही थी। भले ही वह पिछले कुछ सालों में इतना बड़ा कमीना रहा हो, उसने ज़ारा से एक शब्द भी शिकायत नहीं की थी। सिया की आकृति को सुबह सुबह बर्फ में जल्दी जल्दी जाते देख देवांश के दिल में एक टीस उठी। वह जानता था कि सिया का ऑफिस सुबह 8:30 बजे शुरू होता है, लेकिन अभी केवल 6 बजे थे। वह इतनी जल्दी क्यों निकल रही थी? देवांश चुपचाप सिया के पीछे हो लिया और जल्द ही वे कॉम्प्लेक्स के बाहर एक वीरान जमीन के टुकड़े पर पहुंचे। सिया ने अपना लैपटॉप बैग नीचे रखा, खेत में गई, जमीन के एक जुते हुए टुकड़े के पास पहुंची और फिर अपने हाथों से जमा हुई बर्फ को हटाने लगी। तभी देवांश को एहसास हुआ कि बर्फ के नीचे बड़ी बड़ी मूली बोई गई थीं। शुक्र है कि वे ठंड से नहीं मरी। भगवान का शुक्र है, वरना सब कुछ फिर से बेकार हो जाता। सिया खुद से बड़बड़ाई और फिर कई क्यारियों से बर्फ हटाने लगी। इस बार उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक लकड़ी का डंडा ढूंढ लिया। फिर भी 1 घंटे के बाद ठंड से उसके हाथ बैंगनी हो गए थे, लेकिन सिया ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। इसके बजाय वह खेत के किनारे वापस आए, अपना लैपटॉप बैग उठाया और बस स्टॉप की ओर भागी। हालांकि काम शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन उसने जरा भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। अगर यह बस छूट गई तो उसे ऑफिस जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो उसके रोज के खर्च के बजट से बहुत ज्यादा होगी। क्या वह पिछले कुछ सालों से ऐसे ही सुबह से शाम तक खट रही है? बस को धीरे धीरे ओझल होते देख देवांश का दिल दर्द से भर गया। जब बस पूरी तरह से देवांश की नजरों से गायब हो गई, तब जाकर वह होश में आया और उसने खुद से 2 शब्द कहे, पैसे कमाना। उसके कार्ड में फिलहाल कुछ 100 रुपए बचे थे। बैंक लूटने के अलावा जल्दी पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका जुआ था। लेकिन सिया को उसका जुआ खेलना पसंद नहीं था, इसलिए उसे कोई दूसरा रास्ता खोजना था। एक अमर सम्राट के रूप में जिसने 1 लाख साल तक साधना की थी, उसकी उंगलियों से फिसली एक छोटी सी चीज भी उसे मालामाल कर सकती थी। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि विकल्प बहुत सारे थे, देवांश फिलहाल इस उलझन में था कि क्या चुना जाए। जब वह सोच ही रहा था कि आसानी से और जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए, मास्टर वाघ और रिया कपूर एक अनजान कोने से निकले। दोनों ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। रिया कपूर रात भर में मुंबई वापस आ गई थी। जैसे ही वह प्लेन से उतरी, वह घर जाने के बजाय सीधे यहाँ आ गई। वह अब लगातार कई दिनों से नहीं सोई थी।
मास्टर वाघ ने विनम्रता से कहा, गुरु देवांश, मैं बस आपसे संपर्क करने ही वाला था। कोई गड़बड़ है? हरे रंग की ड्रेस पहने रिया कपूर यह सुनते ही तुरंत दोनों घुटनों पर बैठ गई। गुरु देवांश, प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। देवांश ने एक पल सोचा और समझ गया कि क्या मामला है, तो उसने पूछा, ड्रैगन विस्कर घास नहीं मिली? रिया कपूर ने सिर हिलाया, हमने आसपास के सभी जिलों और कस्बों में खोजबीन कर ली है। देवांश ने सिर हिलाया, मन ही मन सोचते हुए, लगता है इस दुनिया में ड्रैगन विस्कर घास मिलना मुश्किल है। किस्मत से आत्मिक आकर्षण व्यूह का परीक्षण सफल रहा, वरना दक्ष स्तर को पार करना शायद बहुत मुश्किल होता। ये सोचकर देवांश आगे बढ़ा और रिया कपूर को उठाया और कहा, उठो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार तुम्हारे कपूर परिवार की मदद करने का वादा किया था। रास्ता दिखाओ। तो मास्टर वाघ पीछे ही रुक गए और रिया कपूर और देवांश एक टोयोटा अल्फार्ड में बैठकर मुंबई शहर के केंद्र की ओर चल दिए। गुरु देवांश, मैं आपको अपने दादाजी की हालत के बारे में बता देती हूँ, रिया कपूर ने दस्तावेजों का एक ढेर पकड़े हुए कहा, जिसमें उसके दादा जगदीश कपूर के विभिन्न शारीरिक आंकड़े थे। जरूरत नहीं है, मैं उन्हें देखकर ही जान जाऊंगा, देवांश ने मना कर दिया। चाहे कितना भी डेटा क्यों न हो, वह केवल साथी था। ये लोगों को पहचानने और नाड़ी देखकर निदान करने की उसकी अपनी क्षमता की बराबरी कैसे कर सकता था? ये सुनकर रिया कपूर का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा, गुरु देवांश वाकई औषधीय गोलियों की कला में माहिर हैं, वरना वे इतना भरोसा नहीं दिखाते। ये बहुत अच्छा है, दादाजी बच गए, कपूर परिवार बच गया। उस विचार के बाद रिया कपूर को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से मास्टर वाघ को एक संदेश भेजा, जिसमें पूछा, क्या तुमने कल वाला काम कर दिया जो मैंने कहा था? मास्टर वाघ का संदेश जल्दी वापस आया, बिटिया रानी, काम हो गया है। जब आप घर पहुंचेंगी तो कोई आपको दे देगा। संदेश देखने के बाद रिया कपूर ने राहत की एक लंबी सांस ली, जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया हो। लगभग आधे घंटे बाद अल्फार्ड मिनीवैन शहर के केंद्र में एक आलीशान विला क्षेत्र में दाखिल हुई। यहाँ के सभी विला अलग अलग बने हुए थे और हलचल भरे शहर के केंद्र में जहाँ जमीन का हर इंच कीमती था, वे एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर भी थे, जो ये दर्शाता था कि यहाँ के निवासी कितने अमीर और प्रभावशाली थे। अक्सर ऐसी जगहों में कॉम्प्लेक्स के केंद्र के करीब वाले विला अधिक महंगे होते थे। जिस मिनीवैन में देवांश था, वह पूरे रास्ते अंदर गई और केवल विला क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में जाकर रुकी। गुरु देवांश, हम पहुंच गए। अध्याय 33। ये जानलेवा अंदरूनी चोट, तुम इसे मामूली चोट कहते हो। विला के पिछवाड़े में सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी, जो एक अपेक्षाकृत पतला कुर्ता पहने हुए था, कांपते हुए अष्टप्राण योग की शारीरिक साधना कर रहा था। हालांकि उसकी ताकत अब साथ नहीं दे रही थी और जोर लगाने पर उसके हाथ पैर थोड़े कांपते थे, लेकिन बूढ़े आदमी की हर हरकत बेहद सधी हुई थी, उन पुराने साधुओं के बराबर जिन्होंने दशकों तक साधना की हो। जब वह 7वें चरण मुट्ठी भींचना और घूरना का अभ्यास कर रहा था, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो काफी हद तक उस बूढ़े जैसा दिखता था, दबे पांव चलकर आया। उसने ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं बूढ़े आदमी की साधना में खलल न पड़ जाए। जब से उसने होश संभाला था, वह जानता था कि बूढ़ा आदमी हर सुबह और शाम एक बार अष्टप्राण योग का अभ्यास करता था और अपने अभ्यास के दौरान उसे बिना रुके पूरा सेट पूरा करना होता था और किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि आज का मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए संजय कपूर ने बार बार हिचकिचाने के बाद आखिरकार कहा, पिताजी, रिया वापस आ गई है। बूढ़े आदमी ने ये सुना, लेकिन उसकी हरकतें नहीं रुकीं। नाराजगी के बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह पगली, पिछले कुछ दिनों से उसने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन मैं अब इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, उसे ये सब कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तुम सबको उसे और समझाना चाहिए। पिताजी, आप उसका जिद्दी स्वभाव जानते हैं, उसे कौन रोक सकता है? संजय कपूर ने थोड़ी बेबसी से कहा। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, संजय कपूर ने आगे कहा, रिया ने अभी कहा कि उसने उस खास आदमी को बुला लिया है। जगदीश कपूर, जो अभी भी अष्टप्राण योग का अभ्यास कर रहे थे, कांप उठे, अपनी हरकतों को तुरंत रोक दिया और उत्साह से पूछा, वह कब आएंगे? वे दरवाजे पर आ चुके हैं। संजय कपूर का मुंह खुला का खुला रह गया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। पुराने उस्ताद, जो कभी अपनी साधना नहीं रोकते थे, आज बीच में ही रुक गए। अरे बेवकूफ, तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात पहले क्यों नहीं बताई? जगदीश कपूर ने विला के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए अपने जूते बदलते हुए कहा। पिताजी, क्या मुझे आपके अष्टप्राण योग अभ्यास में खलल डालने का डर नहीं था? संजय कपूर लाचार दिख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह याद था कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने एक बार पुराने उस्ताद के अभ्यास में खलल डाला था और उस्ताद ने उन्हें सीधे 2 घंटे तक मुर्गा बनने की सजा दी थी। आज तक वह भूल चुके हैं कि उन्होंने इसे कैसे बर्दाश्त किया। बस इतना पता है कि यह खत्म होने के बाद वह पूरे 3 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाए थे।
जगदीश कपूर ने नाक से कुड़ी, क्या मेरा अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण है या कपूर परिवार का भविष्य? तुम्हें नहीं पता कि क्या जरूरी है? उसे डांटने के बाद वह खुद से बड़बड़ाए, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वह खास आदमी मुझे बाहर आकर स्वागत न करने के लिए दोष न दे, वरना 100 बार मरना भी मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। जगदीश कपूर। इसके साथ जगदीश कपूर प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। संजय कपूर उनके पीछे हो लिए, इस डर से कि कहीं उनका संतुलन न बिगड़ जाए और वे गिर न जाएं। उनका दिल घबराहट से धड़क रहा था। विला के सामने के आंगन में देवांश रिया कपूर के पीछे चल रहा था। विला के नजारों के बारे में उसका परिचय सुन रहा था, कभी कभी सिर हिला रहा था। ये निश्चित नहीं था कि यह सहमति थी या केवल मैं समझ गया। जब तक वे विला के मुख्य हॉल के पास नहीं पहुंचे तब तक देवांश नहीं बोला, लेआउट अच्छा है लेकिन जमीन थोड़ी नीची है। ये सुनकर रिया कपूर की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या गुरु देवांश को इस तरह का अलग थलग विला पसंद है? ठीक है, काम चलाओ है, देवांश ने सच्चाई से कहा। हालांकि यह विला एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और भारतीय विलासिता के शिखर को छूता था, लेकिन साधना की दुनिया में उसके अमर महल की तुलना में अंतर जमीन आसमान से भी कहीं ज्यादा था। काम चलाओ कहना पहले से ही इस विला की तारीफ थी, लेकिन देवांश ने बिना किसी इरादे के कहा, जबकि रिया कपूर ने एक मकसद से सुना। उसने तुरंत देवांश की पसंद के बारे में इस जानकारी को नोट कर लिया, फिर सम्मानपूर्वक देवांश के लिए विला के लिविंग रूम का दरवाजा खोला। आजकल बाजार में मिलने वाले आम घरों के विपरीत इस विला के लिविंग रूम की गहराई ही 50 मीटर से अधिक थी। विशाल लिविंग रूम को मनोरंजन क्षेत्रों और स्वागत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें स्पष्ट विभाजन थे, जिससे वास्तव में एक विशाल लेकिन बिखरा हुआ महसूस नहीं होता था। रिया कपूर ने देवांश को सोफे पर बैठने के लिए कहा, गुरु देवांश प्लीज एक पल इंतजार करें, मैं अभी जाकर दादाजी को बुलाती हूँ। जैसे ही उसकी आवाज थमी, 2 आकृतियां, एक बूढ़ा और एक जवान, लिविंग रूम के साइड कॉरिडोर से बाहर निकले। ये बिल्कुल जगदीश कपूर और उनके बेटे थे। महागुरु ने अपनी उपस्थिति से मेरे गरीब खाने को धन्य कर दिया। ये बूढ़ा आदमी दूर से आपका स्वागत करने में विफल रहा, प्लीज मुझे माफ कर दे महागुरु। जगदीश कपूर ने दूर से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मीठी बातों की जरूरत नहीं है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, देवांश ने सीधे कहा। जगदीश कपूर ने यह सुना और एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने अपनी बाहें सिकुड़ी और रिया कपूर की ओर देखा, अपनी आंखों से सवाल किया कि क्या हो रहा है। ये देखकर रिया कपूर ने जल्दी से समझाया, गुरु देवांश न केवल एक महागुरु हैं बल्कि कीमियागिरी में भी माहिर हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर उन्हें आपका निदान करने के लिए परेशान किया। तुमने वह एकमात्र मौका इस्तेमाल कर लिया, क्या बेवकूफी है। जगदीश कपूर आग बबूला हो गए, कपूर परिवार के भविष्य के सामने मेरी जान क्या है? तुम लड़की इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? चुप रहो। देवांश की हल्की सी डांट ने जगदीश कपूर को तुरंत चुप करा दिया, जो सर्दियों में सिकुड़े हुए कीड़े की तरह शांत हो गए। देवांश ने और शब्द बर्बाद नहीं किए। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उसे जगदीश कपूर की कलाई पर रखा, फिर उसमें आत्मिक ऊर्जा का एक अंश डाल दिया। जगदीश कपूर की नाड़ियों के माध्यम से इसे एक बड़े और एक छोटे चक्र में घुमाने के बाद उसने अपनी उंगली हटा ली। लेकिन रिया कपूर के नजरिए से देवांश ने बस अपनी उंगली कलाई पर रखी और 2 सेकंड से भी कम समय में हटा ली। ये गति बहुत ही ज्यादा लापरवाही भरी लग रही थी, है ना? गुरु देवांश, मेरे दादाजी वो? रिया कपूर ने झिझकते हुए पूछा। अगर तुम्हारे दादाजी ने इन सभी वर्षों में अष्टप्राण योग का लगन से अभ्यास नहीं किया होता तो शायद वे 10 साल पहले ही गुजर चुके होते। ये सुनकर रिया कपूर की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको कैसे पता कि मेरे दादाजी अष्टप्राण योग का अभ्यास करते हैं? जगदीश कपूर और संजय कपूर ने भी ये सुनकर तुरंत हैरानगी भरे भाव दिखाए। वह सिर्फ 2 सेकंड के लिए नब्ज देखकर बता सकता था, उसने पहले से जांच की होगी। देवांश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बजाय पूछा, उनकी हालत 30 साल पहले उनके दिल और फेफड़ों की नसों में लगी एक छुपी हुई चोट के कारण होनी चाहिए। तुम्हें ड्रैगन विस्कर घास किस लिए चाहिए? उसे खाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इन शब्दों पर वहां मौजूद तीनों लोग सन्न रह गए। न तो संजय कपूर और न ही रिया कपूर को 30 साल पहले लगी पुराने उस्ताद की चोट के बारे में पता था। देवांश को कैसे पता चला? सिर्फ उन 2 सेकंड नब्ज टटोलने से। वह जरूर झूठ बोल रहा होगा। जगदीश कपूर अब देवांश से पूरी तरह प्रभावित थे और उन्होंने जल्दी से फिर सिर झुकाया, कहा, महागुरु सचमुच एक दिव्य पुरुष हैं। इससे पहले केवल मैं अपनी 30 साल पहले की चोट के बारे में जानता था। संजय कपूर ने भी इस पल प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक धमक के साथ देवांश के सामने घुटने टेक दिए। प्लीज गुरु देवांश, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। उठो। क्या इतनी मामूली चोट के लिए घुटने टेकना जरूरी है? देवांश ने पूछा, थोड़ा निशब्द होकर। हालांकि जब कपूर परिवार के 3 सदस्यों ने ये सुना तो वे उससे भी ज्यादा निशब्द थे। ये जानलेवा अंदरूनी चोट तुम इसे मामूली चोट कहते हो? गुरु देवांश, क्या आपको किसी जड़ी बूटी की जरूरत है? मैं अभी जाकर संजीवनी हर्बल से खरीद लाती हूँ।
रिया कपूर ने अपनी शुरुआती खामोशी के बाद बेहद उत्साह से पूछा, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की बात किसने की? देवांश फिर से निशब्द था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रिया कपूर हैरान थी और पूछा, क्या गुरु देवांश को जड़ी बूटियों के साथ औषधीय गोलियां बनाने की जरूरत नहीं है और केवल औषधीय गोलियों से ही दादाजी की अंदरूनी चोट ठीक हो सकती है? ये सुनकर देवांश ने मन ही मन सोचा, वाकई ये तथ्य कि मैंने सिर्फ एक औषधीय गोली से टूटे हुए पैर को ठीक कर दिया, जिसे मैं डॉक्टरों और सिया से छिपाने में कामयाब रहा, एक इरादा रखने वाले व्यक्ति से नहीं छिपा सका। हालांकि देवांश को परवाह नहीं थी। आखिरकार अगर लोगों को पता भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश ने केवल अपना हाथ हिलाया और थोड़ी अधीरता के साथ कहा, मैंने कहा ना कि यह एक मामूली चोट है, मुझे कीमियागरी की जरूरत क्यों होगी? ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव मिले जुले थे, 3 हिस्से खुशी, 3 हिस्से चिंता और 4 हिस्से संदेह। यहाँ तक कि रिया कपूर को भी इस पल लगा कि देवांश शायद बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। आखिरकार मुंबई के सभी मशहूर डॉक्टर दादाजी की बीमारी के आगे बेबस थे और देश के बड़े वैद्य ने भी उनके जीवन को कुछ ही दिनों का मेहमान घोषित कर दिया था। जब देवांश की बात आई तो यह इतना मामूली कैसे हो गया? और देवांश के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उनके मिले जुले भावों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें आगे कुछ नहीं समझाया। इसके बजाय उसने सीधे और धीरे से अपनी हथेली से जगदीश कपूर की छाती थपथपाई। जगदीश कपूर का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और उन्होंने तुरंत काले खून की एक उल्टी की। काले खून में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि सड़ी हुई लकड़ी, और जमीन पर गिरते ही वह तुरंत काला पड़ गया। अध्याय 34। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जगदीश कपूर 3-4 कदम पीछे हटे और उनके मुंह से ताजा खून का एक फव्वारा निकला, जिसने जमीन को लाल कर दिया। अगले ही पल उनके शरीर पर मौजूद कुर्ते का जैकेट ऐसे तार तार हो गया जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो और हवा में लहराते हुए नीचे गिर गया, जिससे उनका झुर्रियों भरा लेकिन गठीला ऊपरी शरीर दिखाई देने लगा। इसी पल देवांश की कलाई हल्की सी घूमी। अंगूठे को बीच वाली उंगली से दबाने के बाद उसने जगदीश कपूर की तरफ झटका दिया और एक धुंधली सी चांदी की सुई जगदीश कपूर के दिल और फेफड़ों की नसों की ओर सनसनाती हुई निकली। संजय कपूर को लगा कि गुरु देवांश उनके पिता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और उन्होंने अनजाने में इसे रोकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे पास भी पहुंच पाते, गुजरती हुई चांदी की सुई से पैदा हुई ताकत ने उन्हें पीछे की ओर उड़ा दिया। रुको, गुरु देवांश मेरा सुई से इलाज कर रहे हैं। जगदीश कपूर, जो दुनिया देख चुके थे, तुरंत देवांश की तकनीक को पहचान गए। उन्होंने बस कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतनी कम उम्र में चांदी की सुई से एक्यूपंक्चर में माहिर होंगे, और उससे भी ज्यादा दूर से एक्यूपंक्चर करने में। पहले उन्हें देवांश की महागुरु के रूप में पहचान पर थोड़ा संदेह था, क्योंकि देवांश बहुत युवा थे। अब उनकी दूर से सुई चलाने की तकनीक को देखकर जगदीश कपूर के बचे खुचे संदेह भी पूरी तरह गायब हो गए। जब संजय कपूर ने अपने पिता की बात सुनी तो उनके चेहरे के भाव तुरंत चिंता से खुशी में, फिर गहरे सदमे और पछतावे में बदल गए। तो इंसानी ताकत वास्तव में इस हद तक पहुंच सकती है। अगर मुझे पता होता कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे महागुरु हैं जो आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण में सक्षम हैं, तो मैं मास्टर वाग के साथ अभ्यास करते समय कभी ध्यान नहीं भटकाता। देवांश सोफे पर बैठा था, एक हाथ पीछे टिकाए, पैर पर पैर रखे और दूसरे हाथ से बार बार उंगलियां चटका रहा था। चांदी की सुइयां जैसे किसी आदेश का पालन कर रही हों, सटीक और सही तरीके से जगदीश कपूर के शरीर में चुभ रही थीं। जैसे जैसे हर आत्मिक ऊर्जा वाली सुई अंदर जाती, जगदीश कपूर का मूल रूप से झुर्रियों वाला शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से चिकना होता जा रहा था। उनकी त्वचा का रंग भी फीके से चमकदार होता जा रहा था। हालांकि रिया कपूर चिकित्सा नहीं समझती थी, लेकिन यह नज़ारा देखकर वह जान गई थी कि दादाजी का शरीर धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। बेहद उत्साहित होकर उसने फिर से देवांश की ओर देखा, केवल उसे बेहद आसानी से दूर से एक्यूपंक्चर करते हुए देखने के लिए। उनका वह शानदार और लापरवाह अंदाज एक छाप की तरह पल भर में उसके दिमाग में छप गया। वह देवांश को उंगलियां नचाते हुए देखती रही, ख्यालों में खोई हुई, जैसे किसी सपने में हो। जब तक सभी 258 चांदी की सुइयां जगदीश कपूर के शरीर में चुभ गईं, तब तक 3-4 मिनट बीत चुके थे। देवांश ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया, उसे देखा और थोड़ी निराशा के साथ सिर हिलाया। ये देखकर रिया कपूर जैसे किसी सपने से जागी हो, जल्दी से बोली, गुरु देवांश, क्या हुआ? क्या इलाज में कोई समस्या है? देवांश ने सिर हिलाया, अपना हाथ झटका और कहा, इलाज में कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे दादाजी पहले ही ठीक हो चुके हैं, तो आपने अभी सिर क्यों हिलाया? तुम्हारे दादाजी की नींव बहुत कमजोर थी। मैंने बहुत ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्हें ठीक करने में 200 से ज्यादा एक्स्ट्रा सुइयां लग गईं। मेरी सच्ची ऊर्जा बर्बाद हो गई, देवांश ने दर्द भरे भाव से कहा। उसने सच्ची ऊर्जा कहा, लेकिन वास्तव में वह आत्मिक ऊर्जा थी। हालांकि अगर वह आत्मिक ऊर्जा कहता तो रिया कपूर निश्चित रूप से समझ नहीं पाती।
वह अब केवल दक्ष स्तर के चौथे चरण पर था और उसके चक्र में ऊर्जा का भंवर भी नहीं बना था। यह आत्मिक ऊर्जा हर उपयोग के साथ कम हो जाती थी और ये बड़ी मुश्किल से कमाई गई थी। उसे दुख कैसे नहीं होता। जब रिया कपूर ने यह सुना तो वह एक बार फिर पूरी तरह से हैरान रह गई। अगर उसने गलत नहीं गिना था तो देवांश ने 258 सुइयों से दूर से एक्यूपंक्चर किया था। फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने 200 से ज्यादा एक्स्ट्रा सुइयां इस्तेमाल की। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि दादाजी की पुरानी बीमारी, जिसने उन्हें सालों से परेशान कर रखा था, मूल रूप से केवल दर्जनों या यहाँ तक कि दर्जन भर सुइयों से ठीक की जा सकती थी? क्या यह महागुरु स्तर की ताकत है? रिया कपूर सन्न रह गई। उसे लगा कि मार्शल आर्ट्स के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से नई हो गई है। देवांश के हाथ वापस खींचने के बाद एक नौकरानी तुरंत जगदीश कपूर के लिए एक बिल्कुल नई शर्ट ले आए। इसे पहनने के बाद जगदीश कपूर जोरदार कदमों के साथ देवांश के सामने आए और उन्हें गहरा प्रणाम किया। अपनी बुलंद आवाज में कहा, गुरु देवांश का यह नया जीवन देने का उपकार जगदीश कपूर कभी नहीं भूलेगा। ये कुछ भी नहीं था। देवांश ने अपना हाथ हिलाया। वह विनम्र नहीं हो रहा था, उसने सचमुच बस अपना हाथ हिलाया था। ओह, सही बात, अष्टप्राण योग का अभ्यास जारी रखना, ये तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। मैंने अभी आसानी से तुम्हारे कुछ एक्यूपॉइंट्स खोल दिए हैं। मेरा अनुमान है कि लगभग 1 महीने या उससे अधिक समय में तुम्हारी साधना और आगे बढ़ेगी। देवांश ने लापरवाही से बात की, लेकिन कपूर परिवार के तीनों सदस्य ऐसे सुन रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। कोई भी जान सकता था कि जगदीश कपूर की साधना दशकों से आंतरिक शक्ति के महासिद्धि स्तर पर अटकी हुई थी। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्होंने कोई और प्रगति नहीं की। फिर भी देवांश ने लापरवाही से 200 से अधिक सुइयां लगाईं। न केवल उनकी पुरानी बीमारी को ठीक किया बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ा दी। वह पूर्ण आंतरिक शक्ति का स्तर था, अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों के लिए उनके पूरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, और देवांश ने इसे इतनी आसानी से हासिल कर लिया। धड़ाम। जगदीश कपूर अपने उत्साह में सीधे देवांश के सामने घुटनों पर गिर पड़े। गुरु देवांश, कृपया जगदीश कपूर का प्रणाम स्वीकार करें। गुरु देवांश की महान दया कपूर परिवार पीढ़ियों तक कभी नहीं भूलेगा। यह इतना गंभीर नहीं है। मास्टर वाघ ने एक बार मेरी पत्नी और बेटी की रक्षा की थी। यह मेरा एहसान चुकाना है, हिसाब बराबर। देवांश ने लापरवाही से कहा, जगदीश कपूर को उठाने के लिए दूर से हाथ उठाते हुए। गुरु देवांश बहुत विनम्र हैं। मास्टर वाघ ने केवल एक थप्पड़ रोका था। इसकी तुलना कपूर परिवार के लिए गुरु देवांश के पुनर्जन्म के वरदान से कैसे की जा सकती है? यह मेरा कपूर परिवार है जो गुरु देवांश का बहुत अधिक ऋणी है, जगदीश कपूर ने जोर देकर कहा। देवांश ने सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए पूछा, वे मेरी पत्नी और बेटी हैं। क्या वह वजन काफी नहीं है? ये सुनकर जगदीश कपूर को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। जल्दी से अपना सिर नीचे किया, झुककर और मुट्ठियां बांधकर कहा, गुरु देवांश, कृपया मुझे माफ कर दें। जगदीश कपूर बुरा और सटिया गया है, मैंने गलत बोल दिया। रिया कपूर भी तनाव में आ गई, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह किसी खाई में गिर गई हो। सिया और पीहू उसकी दुखती रग थी, कोई भी उनकी अनदेखी नहीं कर सकता था, एक अपमान भी नहीं। उसने व्यक्तिगत रूप से उस गुंडे के खिलाफ देवांश के तरीके देखे थे और अभी भी एक सिहरन महसूस कर रही थी। देवांश ने अपना हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए, घबराओ मत, मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं बस सोचता हूँ कि मास्टर वाघ ने जो थप्पड़ रोका वह अतुलनीय है। मैंने केवल तुम्हारी चोट ठीक की और हमारा हिसाब बराबर है। वास्तव में मुझे फायदा हुआ। ये सुनकर कपूर परिवार के दादा और पोती ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे भी एक बार फिर देवांश के स्वभाव को समझ गए। उसकी पत्नी और बेटी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। एक धड़ाम के साथ संजय कपूर बिना किसी चेतावनी के घुटने टेक बैठे। गुरु देवांश, क्या आप मुझे भी दर्जनों सुइयां दे सकते हैं? मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं और एक आंतरिक शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट की दहलीज में कदम रखना चाहता हूं। संजय कपूर की अप्रत्याशित विनती, चाहे रिया कपूर के लिए हो या जगदीश कपूर के लिए, पूरी तरह से अनपेक्षित थी। उनके चेहरे शर्म से काले पड़ गए जब उन्होंने मिलकर संजय कपूर को जमीन से ऊपर उठाया। जगदीश कपूर ने तो उन्हें बुरी तरह डांटा भी। अरे ओ गधे, जब तुम मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते थे तो आलसी थे, अब तुम गुरु देवांश के सामने असभ्य होने की हिम्मत करते हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। संजय कपूर के घुटने टेकने से देवांश भी घबरा गया। जगदीश कपूर को संजय कपूर को मारने वाला देखकर उसने जल्दी से हस्तक्षेप किया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं चांदी की सुई से तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बात यह है कि तुम्हारी नींव तुम्हारे पिता से भी कमजोर है। भले ही मैं सच्ची ऊर्जा की खुराक को जितना संभव हो कम कर दूं, एक सुई भी तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर होगी और तुम फटकर मर जाओगे। ये सुनकर संजय कपूर पूरी तरह से निराश हो गए, जमीन पर गिर पड़े और आसमान की ओर मुंह करके विलाप करने लगे। मास्टर वाघ, ओ मास्टर वाघ, आप उस समय मेरे साथ सख्त क्यों नहीं थे?
अफसोस, मास्टर वाघ ने मुझे बर्बाद कर दिया। रिया कपूर इस समय चाहती थी कि उसे रेंगने के लिए कोई छेद मिल जाए। उसने जल्दी से देवांश को लिविंग रूम से बाहर निकाला और विला के पिछवाड़े की ओर ले गई। क्या तुम्हारे पिता हमेशा इतने प्यारे हैं? देवांश रास्ते में एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वे आमतौर पर ऐसे नहीं हैं। उन्होंने शायद मार्शल आर्ट्स में एक शॉर्टकट देखा, इसलिए वे आलसी बनने की कोशिश करना चाहते थे, रिया कपूर ने कहा। उसके गाल थोड़े लाल और थोड़े शर्मिंदा थे। देवांश उस विषय पर नहीं रुका बल्कि पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ इसलिए लाई हो क्योंकि कुछ और बात है? रिया कपूर ने सिर हिलाया, फिर सूट पहने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बाद वाले ने तुरंत अपनी जेब से एक काला बैंक कार्ड निकाला और रिया कपूर को थमा दिया। इसे लेने के बाद रिया कपूर ने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया, फिर कार्ड देवांश को पेश किया। ये 5 करोड़ हैं, कृपया इसे स्वीकार करें गुरु देवांश। ये बैंक कार्ड मास्टर वाघ ने रिया कपूर के अनुरोध पर उस दिन तैयार किया था जिस दिन उन्हें पता चला कि देवांश की मियागरी करने में सक्षम हो सकते हैं। उसका विचार था कि भले ही देवांश की मियागरी न कर सकें, जब तक उन्हें दादाजी के इलाज के लिए आमंत्रित किया जाता है, उन्हें परामर्श शुल्क दिया जाना चाहिए। आखिरकार वह एक महागुरु थे, वे इतने सम्मान के हकदार थे। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया और कहा, मुझे हाल ही में पैसों की काफी कमी है, लेकिन एक बात है, मैं आज केवल एक एहसान चुकाने आया हूं और बस इतना ही। ये सुनकर रिया कपूर के मन में देवांश के लिए अच्छी राय और बढ़ गई। महागुरु स्तर की ताकत रखने के लिए और फिर भी अपने सिद्धांतों और वादों पर इतना सख्ती से टिके रहने के लिए वास्तव में उसके जैसा दूसरा अच्छा आदमी मिलना मुश्किल होगा। और मास्टर वाघ ने कहा कि उन्होंने पहले ही सिया को तलाक दे दिया है। उसे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वह बस सोच रही थी कि क्या वह उसके लायक है। ये सोचकर रिया कपूर थोड़ा उदास महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि अगर देवांश ने ना कहा तो चाहे वह उस पर कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, वह स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने जिद नहीं की बल्कि मुस्कुराए और कहा, तो मैं इसे गुरु देवांश के लिए अपने पास रखूंगी। जब भी आपको इसकी जरूरत हो बस मुझसे संपर्क करें। देवांश ने सिर हिलाया, मामले पर और शब्द बर्बाद नहीं किए। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। गुरु देवांश, कृपया रुकिए, मेरे पास कुछ और है जो मैं चाहती हूँ कि आप देखें। अध्याय 35, 100 करोड़ नक्षत्र विला। रिया कपूर की आंखें टिमटिमाई और वह दौड़कर वापस विला में गई, फिर एक स्पोर्ट्सवियर सेट में बदलकर बाहर आए। चलिए, हमें इसे देखने से पहले अभी थोड़ा चलना होगा, रिया कपूर ने कहा। फिर रास्ता दिखाते हुए विला के पिछले गेट से बाहर निकली और आगे बढ़ गई। देवांश ने समय देखा, दोपहर के 3 बजने में अभी काफी समय था, इसलिए और कुछ न होने के कारण वह उसके पीछे चल दिया। रिया कपूर के मार्गदर्शन में विला के मध्य क्षेत्र से गुजरने के बाद वे एक पर्वत श्रृंखला के तल पर पहुंचे। यहाँ एक पहाड़ है। देवांश बहुत उत्सुक था। क्या यह विला डिस्ट्रिक्ट नहीं था? रिया कपूर ने सिर हिलाया और कहा, जब डेवलपर ने इस जमीन का अधिग्रहण किया तो सरकार की केवल एक ही शर्त थी, इस मालाबार हिल को संरक्षित करना। यह मालाबार हिल है। देवांश ने पश्चिम की ओर वापस देखा और पूछा, क्या मालाबार हिल उधर नहीं है? वह मालाबार पर्वत श्रृंखला का पिछला सिरा है, यह असली मालाबार हिल है। तो ये बात है, लेकिन उन्होंने इस पहाड़ को रखने की जिद क्यों की? देवांश ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यही शर्त थी, वरना वे इस जमीन को बेकार जाने देते लेकिन किसी डेवलपर को नहीं सौंपते। ये दिलचस्प है। देवांश मुस्कुराया और फिर पूछा, कौन सा डेवलपर बदनसीब था जिसने इस जमीन को लिया? ये सुनकर रिया कपूर, जो बड़ी बहन जैसी थी, ने देवांश को बहुत नाराजगी भरी नजरों से देखा और धीरे से 2 शब्द कहे, मेरे पापा। देवांश। अपनी 2 बातों से देवांश को निशब्द देखकर रिया कपूर को एक छोटी सी गुप्त खुशी महसूस हुई। लेकिन देवांश की शर्मिंदगी को कम करने के लिए रिया कपूर ने फिर से बोलने की पहल की, मेरे पापा को जमीन मिलने के बाद मुंबई में कई डेवलपर्स उनके फेल होने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ तक कि कंपनी के भीतर भी कोई भी पापा को लेकर आशावादी नहीं था। आखिरकार रास्ते में एक पहाड़ होने के कारण कुछ भी बनाने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन पापा ने एक अलग रास्ता निकाला और यहाँ एक विला डिस्ट्रिक्ट बना दिया। यह मालाबार हिल न केवल एक खामी नहीं बनी बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी खासियत बन गई। विला पूरा होने से पहले ही लॉटरी के लिए कतार में लगे लोग पूर्वी मुंबई से लेकर पश्चिमी मुंबई तक फैले हुए थे और विला की कीमत स्वाभाविक रूप से आसमान छू गई। जब अंतिम निपटारा किया गया तो पाया गया कि भले ही बहुत ज्यादा विला नहीं थे, लेकिन मुनाफा उसी स्थान पर उसी क्षेत्रफल की जमीन पर कमर्शियल हाउसिंग बनाने से 10 गुना अधिक था। देवांश सुनने के बाद सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका कपूर परिवार मुंबई के आधे हिस्से पर काबिज है। आप लोग सचमुच बिजनेस के जादूगर हैं। रिया कपूर उनकी बातों पर मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखी, पहाड़ पर जाने के कई रास्ते हैं जो अलग अलग फिटनेस लेवल के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। एक ऐसी सड़क भी है जहां से आप सीधे आधी चढ़ाई तक गाड़ी चला सकते हैं।
आधी चढ़ाई, क्या यह असली शिखर नहीं है? देवांश इस शब्द को लेकर उत्सुक था। रिया कपूर ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक गर्व का भाव था और कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मालाबार हिल के असली शिखर पर मेरे पापा ने एक सुपर विला बनाया, नक्षत्र विला। देवांश हंसा, तुम्हारे पापा की महत्वाकांक्षा तो काफी है। रिया कपूर भी हंसी और कहा, पापा की इच्छा तो थी पर हिम्मत नहीं। विला बनने के बाद उन्होंने इलाके और फेंग शुई को देखा और कहा कि उनकी किस्मत में वहां रहना नहीं लिखा है, इसलिए उन्होंने रहने के लिए पहाड़ के नीचे एक विला चुना। ये नक्षत्र विला तब से खाली पड़ा है। क्या किसी ने इसे नहीं खरीदा? देवांश बहुत उत्सुक था। 100 करोड़ की कीमत के साथ इसे कौन खरीदेगा? इसके अलावा सिर्फ बाहर जाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए और भी कम लोग इसे खरीदेंगे। रिया कपूर फिर से हंसे बिना नहीं रह सकी। विला खरीदना शांति और सुकून के लिए होता है, सन्यासी बनने के लिए नहीं। देवांश ने सिर हिलाया, सही बात है। जैसे जैसे वे दोनों बातें कर रहे थे, वे तथाकथित आधी चढ़ाई तक एक छोटे रास्ते से चले गए। वहां पहुंचकर देवांश ने बाहर देखा और लगभग पूरे मुंबई शहर को देख सकता था। लेकिन पहाड़ पर और ऊपर जाने के लिए उन्हें एक ऊंची दीवार और एक लोहे के गेट से गुजरना पड़ा। लोहे का गेट कसकर बंद था और ऊंची दीवार 20 फीट ऊंची थी, जिससे एक आम आदमी के लिए उस पर चढ़ना मुश्किल था। मेरे पीछे आओ, रिया कपूर ने अपनी बड़ी बहन जैसी आवाज में कहा, फिर लोहे के गेट पर गई, फिंगरप्रिंट लॉक पर अपना हाथ दबाया और एक बीप के बाद बड़ा भारी लोहे का गेट धीरे धीरे खुल गया, जिससे अंदर का लॉन दिखाई देने लगा। देवांश लोहे के गेट से गुजरा और पूरे नक्षत्र विला का असली रूप देखा। एक फुटबॉल मैदान के बराबर का सामने का बगीचा, एक पार्किंग स्थल, एक बारबेक्यू क्षेत्र, एक स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड, सब कुछ उपलब्ध था। पूरा नक्षत्र विला मुख्य रूप से भारतीय शैली का था, जो प्राचीन महलों जैसा लगता था, जिसमें जमीन के ऊपर 3 मंजिलें थीं और रिया कपूर के अनुसार 3 और मंजिलें जमीन के नीचे थीं। भले ही आज धूप खिली थी, लेकिन पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के कारण नक्षत्र विला धुंध से घिरा हुआ था, जिससे ये दूर से वास्तव में अमर लोगों के निवास जैसा लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने देवांश को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि जैसे ही उसने लॉन पर कदम रखा, उसके भीतर का ऊर्जा चक्र सूक्ष्म रूप से हिलने लगा, जैसे कि कोई भयंकर जानवर जमीन के नीचे छिपा हो, जिससे उसका ऊर्जा चक्र सतर्क हो गया हो। देवांश ने शुरू में सोचा कि यह एक भ्रम था, लेकिन जब उसका ऊर्जा चक्र लंबे समय तक बेचैन रहा और फिर पहली बार धीरे धीरे घूमने लगा, तब उसे इस जगह की असामान्य प्रकृति का एहसास हुआ। कोई भी जान सकता था कि दक्ष स्तर के चौथे चरण की आत्मिक ऊर्जा से ऊर्जा का भंवर बनना संभव नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति थी जो केवल दक्ष स्तर के 10वें चरण में दिखाई देती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पापा ने तब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। आम लोगों में वास्तव में ऐसी जगह पर रहने की हिम्मत नहीं होती, देवांश ने एक छेड़ती हुई मुस्कान के साथ कहा। हालांकि चीजें असामान्य थीं, लेकिन एक अमर सम्राट के लिए जिसने 1 लाख साल तक साधना की थी, आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं थी। यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? रिया कपूर ने उम्मीद के साथ देवांश को देखा, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरे रास्ते बातचीत की थी। उसके संबोधन का तरीका अब गुरु देवांश नहीं बल्कि आप में बदल गया था। बुरा नहीं है, अच्छी जगह है, देवांश ने सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उसके लिए ये वास्तव में एक अच्छी जगह थी, कम से कम साधना के लिए बहुत उपयुक्त और आत्मिक आकर्षण व्यू स्थापित करने के लिए एक बेहतरीन स्थान। जब तक आपको ये नापसंद न हो। रिया कपूर मुस्कुराई, एक बहुत ही खुश किस्म की मुस्कान। देवांश, अभी पहाड़ पर चढ़ते समय ये नक्षत्र विला पहले ही आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब से आप इस नक्षत्र विला के मालिक हैं। रिया कपूर की मुस्कान एक खिलते हुए फूल की तरह थी, आसमान में सूरज से भी ज्यादा चमकदार और शानदार। जब उसने विला के लिविंग रूम में प्रवेश किया तो उसने देवांश को ये कहते सुना कि उसके परिवार की जगह अच्छी है, लेकिन जमीन थोड़ी नीची है, और तभी उसने नक्षत्र विला के बारे में सोचा। इसलिए अपने दादाजी के इलाज के बाद जिस समय उसने कपड़े बदले, उसने अपने पिता से नक्षत्र विला को देवांश के नाम पर ट्रांसफर करवा दिया। संजय कपूर और जगदीश कपूर दोनों ने उसके विचार को पूरी मंजूरी दी। इसलिए उसने गाड़ी चलाने के बजाय पहाड़ पर चढ़ना चुना, विशेष रूप से समय बिताने और देवांश के प्रवेश करने से पहले। नक्षत्र विला को उसके नाम पर ट्रांसफर करने के लिए देवांश के लिए अगर यह कोई और चीज होती तो उसने मना कर दिया होता, लेकिन इस जगह के लिए जिसने उसके ऊर्जा चक्र को असामान्य रूप से सक्रिय कर दिया था, उसने फिर से मना नहीं किया। ठीक है, मैं अभी के लिए घर स्वीकार करता हूँ। मैं थोड़ी देर में आपके कार्ड में भुगतान ट्रांसफर कर दूंगा। देवांश किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था। आखिरकार इस दुनिया में एहसान का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल होता है। ये सुनकर रिया कपूर, जो आमतौर पर काफी बड़ी बहन जैसी थी, धीरे से बड़बड़ाई, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? देवांश ने न सुनने का नाटक किया, समय देखा और पहाड़ से नीचे उतरने के लिए मुड़ा। क्या आप अंदर नहीं देखेंगे? रिया कपूर ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा।
देवांश ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी कुछ और काम निपटाने हैं, मैं बाद में देखूंगा। रिया कपूर ने यह सुना और मन ही मन सोचा, ये ठीक है, मैं इस समय का उपयोग सभी आवश्यक दैनिक जरूरतों को तैयार करने के लिए कर सकती हूँ। रिया कपूर, बड़ी बहन जैसी जो कभी दैनिक जरूरतों की परवाह नहीं करती थी, अब पूरे उत्साह से भरी थी। ... पहाड़ से उतरने के बाद देवांश सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इस बीच नदी के किनारे सागर दर्शन टावर पर बब्बन भाई खिड़की से बाहर बेचैनी से देख रहा था, इस डर से कि कहीं देवांश को जगह न मिले। मैं कहता हूँ छोटे बब्बन, वास्तव में मेरे राका शेट्टी के होते हुए तुम्हें और मददगार खोजने की जरूरत नहीं है। या क्या तुम्हें मुझ पर, एक आंतरिक शक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट की ताकत पर शक है? अध्याय 36, बिल्कुल मेरे जैसा। क्या उसकी इतनी औकात है? बोलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। कद में ज्यादा लंबा नहीं, दुबला पतला, सांवला रंग और मुंह ऐसा नुकीला व गाल पिचके हुए कि वह एक जीता जागता मरियल बंदर लग रहा था। ये वो उस्ताद था जिसे बब्बन भाई ने पड़ोसी राज्य से भारी कीमत पर बुलाया था जब उन्हें देवांश नहीं मिल पाया था। कहा जाता था कि 5 साल पहले उसने एक पागल सांड को एक मुक्के में मार गिराया था और अपने इलाके में काफी मशहूर था। और अब 5 साल बाद अफवाह थी कि उसका एक मुक्का आधा मीटर मोटी ग्रेनाइट की चट्टान को चकनाचूर कर सकता है। इसी ताकत के गुमान में जब उसने देखा कि बब्बन भाई ने दूसरे लोगों को भी बुलाया है तो वह बहुत नाखुश हो गया। बात करते समय उसने चाय का प्याला पकड़ रखा था, ढक्कन से चाय की सतह को हल्के से सहला रहा था। उसकी आंखों में हिकारत और घमंड भरा था। ये सुनकर बब्बन भाई के चेहरे पर आई नफरत एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। उन्होंने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, राका भाई, यह आप क्या कह रहे हैं? राका भाई की ताकत तो जग जाहिर है। अगर मुझे 100 जिगर भी मिल जाएं, तो भी मैं राका भाई की ताकत पर शक करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बोलने के बाद बब्बन भाई ने तुरंत बात को संभाला, लेकिन यह मामला बहुत अहम है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बस एहतियात बरत रहा हूँ, इसलिए राका भाई बुरा मत मानिएगा। छोटे बब्बन, तेरा राका भाई इतना तंगदिल नहीं है। मुझे बस डर है कि तू पैसा बर्बाद कर रहा है। ऐसा कर, मैं थोड़ा नुकसान सह लूंगा। सामने वाला चाहे कितने भी आदमी ले आए, मैं उन सबको संभाल लूंगा। तुझे बस वो पैसा मुझे देना होगा जो तू उस दूसरे बंदे को देने वाला था। राका शेट्टी ने अपना मकसद साफ कर दिया। बब्बन भाई को तुरंत घिन महसूस हुई, लेकिन उन्होंने चेहरे पर इसका जरा सा भी संकेत नहीं आने दिया। अब भी मुस्कुराते हुए बोले, राका भाई, क्या ये ठीक रहेगा? उस इंसान को पहले ही बुलाया जा चुका है, क्या यह उन्हें बुलाकर बेइज्जत करना नहीं होगा? इसमें गलत क्या है? उन्होंने कोई मेहनत नहीं की तो उन्हें पैसा क्यों मिलना चाहिए? राका शेट्टी ने ठंडी सांस ली। अगर तुझे बुरा बनने से डर लगता है तो मैं उससे बात कर लूंगा। बब्बन भाई पहले उसे और समझाना चाहते थे, लेकिन तभी उनकी नजर नीचे खड़े देवांश पर पड़ी तो उन्होंने आवाज लगाई और देवांश का स्वागत करने के लिए नीचे चले गए। देवांश भाई, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। आपको ढूंढने से पहले मैंने पड़ोसी राज्य से एक आंतर शक्ति के उस्ताद को बुला लिया था। वह थोड़ा घमंडी है, तो अगर वह बाद में कुछ ऊंच नीच बोल दे तो प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा। बब्बन भाई ने पहले ही चेतावनी दे दी ताकि दुश्मन के आने से पहले ही आपस में लड़ाई न हो जाए। जब तक मेरी हद पार नहीं होती, हर बात पर समझौता हो सकता है। देवांश का स्वभाव अब 20 साल के नौजवान जैसा नहीं था। उसे दूसरों के साथ तू मैं करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुक्रिया देवांश भाई, शुक्रिया। इस तरफ आइए देवांश भाई। बब्बन भाई ने बार बार धन्यवाद दिया, देवांश के लिए रास्ता दिखाते हुए। सागर दर्शन टावर की तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद बब्बन भाई ने देवांश का परिचय राका शेट्टी से कराया। राका ने बस एक नजर उस पर डाली, फिर अपना सिर नीचे करके चाय पीने लगा, यहाँ तक कि दुआ सलाम भी नहीं की। जब देवांश और बब्बन भाई दोनों बैठ गए तो राका शेट्टी ने ताने भरे लहजे में कहा, मैं कहता हूँ छोटे बब्बन, मैंने बर्दाश्त कर लिया कि तूने मोर्चा संभालने के लिए एक बूढ़े उस्ताद को ढूंढा, लेकिन तू इस छोटे से बच्चे को ले आया। क्या तू मुझे, राका शेट्टी को जलील करने की कोशिश कर रहा है? राका भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? देवांश भाई भी आंतर शक्ति के उस्ताद हैं, बिल्कुल आपकी तरह, बब्बन भाई ने कहा थोड़े नाखुश होकर। लेकिन वह गुस्सा नहीं हुए। आखिरकार राका शेट्टी की ताकत साफ थी और देवांश वाकई थोड़ा युवा था। हालांकि मास्टर वाघ ने उनसे कहा था कि देवांश को दादाजी की तरह माने और इज्जत दें, लेकिन शायद मास्टर वाघ उनकी मौजूदा ताकत को नहीं बल्कि उनकी क्षमता को महत्व देते थे। इस उम्र में आंतर शक्ति साधना करना वाकई दुर्लभ था, इसलिए उनका भविष्य उज्जवल था। इसके विपरीत उन्होंने खुद इतने लंबे समय तक इतनी कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वह आंतर शक्ति की दहलीज पर ही अटके हुए थे। अंदर जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। ये सुनते ही राका शेट्टी ने तुरंत नाक से कुड़ी, मेरे जैसा? क्या इसकी औकात है? इसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि आंतर शक्ति होती क्या है ना? बोलते हुए राका शेट्टी ने एक हाथ में चाय का प्याला पकड़ा और दूसरा हाथ बगल की चाय की मेज पर रखा।
बिना किसी स्पष्ट हरकत के उसने बस अपनी हथेली से थोड़ा जोर लगाया और ठोस लकड़ी की मेज तुरंत चकनाचूर हो गई, फर्श पर बिखर गई। यह नजारा देखकर बब्बन भाई की आंखें चमक उठीं और उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। इस मरियल बंदर के रहते आज हम ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। ये सोचते हुए बब्बन भाई अपनी पीठ थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाए। शुक्र है उन्होंने अभी अपना आपा नहीं खोया था, वरना राका शेट्टी गुस्से में चला जाता, जो वाकई नुकसानदेह होता। बच्चे डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना। राका शेट्टी ने देवांश को बिना हिले डुले बैठे देखा और सोचा कि वह उसके हथेली के वार से डर गया है, इसलिए उसने लोहे पर चोट मारी जब वह गर्म था। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में तुम बस वहां बैठकर तमाशा देखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। हालांकि तुम्हें वो सारा मेहनताना मुझे देना होगा जो छोटे बब्बन ने तुम्हें दिया था, क्या कहते हो? उसने सोचा था कि देवांश मना करेगा और उसने डराने के लिए और भी शब्द तैयार कर रखे थे, जैसे कुछ पैसा तुम कमा तो सकते हो लेकिन खर्च करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देवांश ने सीधे सिर हिलाया और मान गया, ठीक है। देवांश को ऐसी छोटी मोटी झड़पों में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि कोई आगे आने को तैयार था तो देवांश अपने आराम का आनंद लेने में खुश था। बढ़िया जुबान दी है तूने, अपनी बात से पलटना मत। ये सुनकर राका शेट्टी का मुंह खुशी से टेढ़ा हो गया। वह लगभग जोर से हंस पड़ा, बस कुछ शब्दों में, और लाखों रुपए उसकी जेब में। लगता है आज रात मैं कुछ और मॉडल्स को बुला सकता हूँ और मजे कर सकता हूँ, राका शेट्टी ने खुशी से सोचा। तीनों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी लोगों का एक समूह शोर मचाते हुए तीसरी मंजिल पर चढ़ आया और सीधे नीचे का निकास रोक दिया। इस हिसाब से उनका इरादा इनका पूरी तरह से सफाया करने का था। देवांश ने सिर घुमाकर देखा और पाया कि वे सभी एक ही तरह की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जिनके सीने के बाईं ओर बलदेव शब्द कड़ा हुआ था, और जो उनका लीडर था। देवांश को लगा कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, वह जाना पहचाना लग रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद देवांश समझ गया, उसने इस आदमी को नहीं बल्कि इसके बेटे को देखा था। यश, कहना पड़ेगा बाप और बेटे वाकई एक जैसे दिखते थे। बब्बन कौन है बे, बाहर निकल, बलदेव पाटिल जोर से चिल्लाया। बब्बन भाई भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वह अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, पलक तक नहीं झपकाए। मैं बब्बन हूँ। तू कौन है बे? बलदेव व्यायामशाला, बलदेव पाटिल। क्या तू ही था जिसने कल मेरे बेटे को पिटवाया था? बलदेव की आंखों में दरिंदगी चमक रही थी, मानो वह बब्बन भाई को कच्चा चबा जाना चाहता हो। बब्बन भाई को तब अचानक समझ आया और बड़ी हिकारत से बोले, ओह, तो तेरा मतलब उस कचरे से है ना? हाँ, मैंने उसे पीटा था। तो क्या पूछता है? आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, बलदेव ने कहा, अपनी मुट्ठी उठाते हुए बब्बन भाई की ओर बढ़ा। जरा रुको। स्थिति को देखते हुए बब्बन भाई तुरंत चिल्लाए। क्या? अभी से डर गया? वो बेरहमी कहाँ गई जो कल मेरे बेटे को पीटते वक्त दिखाई थी? बलदेव की मुट्ठियां चटकी, जो साफ बता रही थी कि वह भी एक आंतर शक्ति का उस्ताद है। डर गया तेरी माँ की। मैं साफ करना चाहता हूँ, क्या ये निजी दुश्मनी है या तू सिंघानिया परिवार की तरफ से आया है? ये निजी दुश्मनी भी है और सिंघानिया परिवार की तरफ से भी। कोई एतराज? जब कल रात बलदेव पाटिल अस्पताल में था, सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने उसे ढूंढा और उसे आज बब्बन भाई के ठिकाने की जानकारी दी। इसलिए उसने रातों रात अपने चेलों को इकट्ठा किया और बब्बन भाई से बदला लेने के लिए समय पर यहाँ पहुँच गया। कोई एतराज नहीं, सिंघानिया परिवार की नुमाइंदगी करना ठीक है। बब्बन भाई मुस्कुराए। ये जानकर कि सिंघानिया परिवार ने बलदेव पाटिल को भेजा है, उनकी आधी चिंता दूर हो गई। मुंबई का होने के नाते बब्बन भाई स्वाभाविक रूप से बलदेव पाटिल की क्षमताओं को जानते थे। हालांकि वह भी एक आंतर शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वह निश्चित रूप से राका शेट्टी का मुकाबला नहीं कर सकता था। राका शेट्टी के उनकी तरफ होने से ये लड़ाई पक्की जीत थी। इसलिए बब्बन भाई ने राका शेट्टी की ओर देखा और कहा, राका भाई, मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। राका शेट्टी ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, ठंडी सांस ली और हिकारत से कहा, मामूली बात है। अध्याय 37, नदी पार करके आना, 30 लाख और चाहिए। ये कहते हुए राका शेट्टी खड़ा हो गया, अपने कपड़ों की सिलटें ठीक करते हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसका लड़ने का कोई इरादा न हो, बल्कि जैसे वह कोई भाषण देने वाला हो। कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे आंख दिखाए। राका शेट्टी की हिकारत देखकर बलदेव पाटिल आग बबूला हो गया। गाली बकते हुए, तू मौत मांग रहा है। उसने एक मुक्का राका शेट्टी के सीने की ओर चलाया। राका शेट्टी ने मुक्के की हवा का झोंका महसूस किया और उसका दिल कस गया। उसने अब घमंड करने की हिम्मत नहीं की, दोनों हाथ उठाकर बचाव किया, एक के बाद एक। मुक्के और हथेलियां टकराईं और दोनों आदमी एक साथ 3-4 कदम पीछे हट गए। सागर दर्शन टावर की विशाल तीसरी मंजिल पर एक गहरी धपक की आवाज गूंजी। बब्बन भाई ये देखकर मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। उस आवाज से लगता है
अगर बीच में कोई सांध भी होता तो वे उसमें छेद कर देते। साला, आंतर शक्ति वाले वाकई इंसान नहीं होते। अपनी शुरुआती झड़प के बाद बलदेव पाटिल और राका शेट्टी दोनों को एक दूसरे की ताकत का अंदाजा हो गया और दोनों ने एक साथ अपनी लापरवाही छोड़ दी। दोनों आदमियों ने लगभग एक साथ हल्की चीख निकाली, उनके कदम चौड़े हुए और पलक झपकते ही वे फिर से लड़ाई में उलझ गए। 10 से ज्यादा चालों के बाद बलदेव पाटिल ने राका शेट्टी के बचाव में एक मौका ताड़ा और राका शेट्टी के सीने पर सीधा मुक्का मारा, जिससे वह 3-4 मीटर पीछे उड़ता हुआ गया, सीधे सागर दर्शन टावर के एक मुख्य खंभे से जा टकराया। जब राका शेट्टी उठा तो हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि उस मुख्य खंभे में दरारें आ गई थीं। जैसे ही सबने हैरानी से सांस खींची, राका शेट्टी ने लगातार दर्जन भर से ज्यादा हथेली के वार किए, जिससे बलदेव पाटिल को लगातार पीछे हटना पड़ा। और जहां भी वे लड़े, चाहे वह मेजें हों, कुर्सियां हों, चाय के प्याले हों या दीवारें, खंभे और दरवाजे के पैनल, सब कुछ चकनाचूर हो गया, जिससे हर कोई आंखें फाड़े डर के मारे देखता रह गया। बब्बन भाई ने मन ही मन कसम खाई कि आज के बाद वह मार्शल आर्ट्स की कड़ी साधना करेंगे ताकि जल्द से जल्द आंतर शक्ति हासिल कर सकें, वरना उनके मौजूदा कौशल के साथ अगर उनका सामना किसी आंतर शक्ति के उस्ताद से हो गया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरे। लेकिन सब लोगों के बीच केवल देवांश अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था, बोरियत महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि बेमौके उबासी भी ले रहा था। फिर उसने अपना सिर नदी की ओर घुमाया, खाली नजरों से पानी की सतह पर एक छोटी नाव को देखने लगा। हाँ, उसकी राय में सागर दर्शन टावर पर हो रही भीषण लड़ाई नदी पर चल रही नाव से कहीं कम दिलचस्प थी। और तभी राका शेट्टी ने, जिसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई थी, एक झूठी चाल चली और बलदेव पाटिल की असावधानी का फायदा उठाते हुए उसे एक लात से नीचे गिरा दिया। फिर तुरंत बलदेव पाटिल के सीने पर हथेली से वार किया। एक जोर की धड़ाम के साथ राका शेट्टी ने वास्तव में बलदेव पाटिल और उसके नीचे के कंक्रीट के फर्श में छेद कर दिया। बलदेव कंक्रीट के मलबे के साथ दूसरी मंजिल पर गिर गया, जिससे तुरंत नीचे के ग्राहकों में चीख पुकार मच गई। राका शेट्टी ने अपनी दाहिनी हथेली वापस खींच ली। हालांकि उसकी सांसें स्पष्ट रूप से भारी चल रही थीं, फिर भी उसने एक ठंडी सांस ली, कूल बनने का नाटक करते हुए। बस इतना ही। ये देखकर बब्बन भाई आगे लपके और छेद से नीचे झांका। उन्होंने बलदेव पाटिल को धूल में सने और खून थूकते हुए देखा। अगर वह मरा नहीं था तो भी वह शायद कुछ समय के लिए अस्पताल में रहेगा। बढ़िया, बब्बन भाई ने तालियां बजाईं और चिल्लाए, अपने चेहरे पर मुस्कान छिपा नहीं पाए। कुत्ते, तू मेरी खाल उधेड़ना चाहता था ना, आजा फिर। वहां मरे हुए कुत्ते की तरह क्यों पड़ा है? बब्बन भाई छेद पर खड़े होकर हंसते हुए नीचे की मंजिल पर चिल्ला रहे थे। बलदेव पाटिल, जिसने अपनी सांसें वापस पा ली थीं, ने ये सुना और वास्तव में मलबे से खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह से खून थूका और बब्बन भाई को घूरते हुए देखा। कमीने, ज्यादा हवा में मत उड़। मैं तो बस मोहरा हूं, कोई और तेरा हिसाब करेगा अभी। आने दे। राका भाई के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता, बब्बन भाई ने बड़े गर्व से कहा। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके दिल में ऐसा नहीं था। कम से कम उनके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने राका शेट्टी को भारी सांस लेते हुए साफ देखा था। अपने अंदर के तनाव और घबराहट को कम करने के लिए उन्होंने थूका और गाली देते हुए वापस अपनी जगह पर आए। साला, क्या सभी आंतर शक्ति वाले ऐसे ही असामान्य होते हैं? उसने फर्श तोड़ दिया और फिर भी खड़ा हो सकता है। जैसे ही बब्बन भाई बैठे, नीचे बलदेव पाटिल और ऊपर राका शेट्टी ने लगभग एक साथ कहा, वे आ गए। बब्बन भाई ने राका शेट्टी को खिड़की से बाहर देखते हुए देखा तो उन्होंने भी जल्दी से बाहर देखा, लेकिन केवल एक विशाल धुंध भरी नदी और उसकी सतह पर एक छोटी नाव देखी। उन्हें और कुछ नहीं दिखा। वहां तो भूत का साया भी नहीं है। कहाँ हैं वे? राका शेट्टी ने कहा, नदी के उस पार। नदी के उस पार, बब्बन भाई ने उलझन में कहा। फिर उस पार के किनारे की ओर देखा और एक ऐसा नजारा देखा जिसने उन्हें अविश्वसनीय बना दिया। नदी पर एक आकृति उस पार से तेजी से आ रही थी, पानी पर दौड़ते हुए, अपने पीछे कई फीट ऊंची लहरें उछालते हुए। ये इंसान भी है क्या? क्या वे यहाँ कोई फिल्म शूट कर रहे हैं? बब्बन भाई के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। उन्होंने अपनी आंखें फाड़ी और काफी देर तक ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने एक और भी रोमांचक दृश्य देखा। वह आकृति तेजी से महानदी के बीच में पहुंची, फिर छोटी नाव की छत का सहारा लेकर उछली और उसकी गति वास्तव में और बढ़ गई, सागर दर्शन टावर की ओर झपटते हुए। इस पल बब्बन भाई के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, पुरानी कहानियों में हवा में उड़ने वाली बात सच में होती है। बब्बन भाई अब बहुत घबरा गए थे। उन्हें याद आया कि सिंघानिया परिवार के साथ पिछले झगड़ों में उन्होंने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। इसका मतलब था कि सिंघानिया परिवार हमेशा से अपनी ताकत छिपा रहा था। अब बस यही उम्मीद है कि राका भाई टिक सकें, बब्बन भाई ने मन ही मन सोचा। जहां तक देवांश की बात थी, उन्होंने उस पर से उम्मीद छोड़ दी थी जब से बलदेव पाटिल और राका शेट्टी ने लड़ना शुरू किया था।
वह कुछ नहीं कर सकते थे, दुश्मन बस बहुत ज्यादा ताकतवर था, और भले ही देवांश असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वह आखिरकार बहुत छोटा था। इसके अलावा मास्टर वाघ उसे इतना महत्व देते थे, शायद उसकी प्रतिभा की वजह से। अगर राका भाई नहीं टिक पाए तो उसे लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि एक अच्छी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा बर्बाद न हो जाए। बब्बन भाई ने मन ही मन हिसाब लगाया। जब वह सोच रहे थे, नदी पर मौजूद आकृति पहले ही सागर दर्शन टावर के आधार तक पहुंच चुकी थी। उस व्यक्ति के घुटने थोड़े मुड़े और फिर वह एक तीर की तरह ऊपर उछला, सीधे तीसरी मंजिल पर। 3 मंजिल ऊंचा, और वह वास्तव में सीधे ऊपर कूद गया। बब्बन भाई का दिमाग लगभग खराब हो रहा था, यह उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। उस व्यक्ति के उतरने के बाद उसने केवल तीसरी मंजिल का जायजा लिया और फिर भारी आवाज में पूछा, बब्बन कौन है? उसकी आवाज एक गूंजते हुए घंटे की तरह थी। मैं हूँ। बब्बन भाई खड़े हुए और हिम्मत के साथ जवाब दिया। भले ही वह डरे हुए थे, लेकिन उनका रुतबा कम नहीं होना चाहिए था। आ और मर, मैं तुझे जल्दी मौत दे सकता हूँ। तू अपने आप को समझता क्या है बे? मिट्टी के बुद्ध को भी गुस्सा आ जाता है। फिर बब्बन भाई तो इंसान थे। हा, मौत तेरे सिर पर खड़ी है और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बब्बन, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में तू कैसे मरता है। बलदेव पाटिल, जो नीचे से ऊपर आ गया था, एक तरफ बैठकर दांत निपोड़ रहा था। बब्बन भाई ने उसे घूरा, फिर राका शेट्टी की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। राका भाई, आपको तकलीफ दूंगा। छोटे बब्बन, तूने देख लिया, यह आदमी बलदेव पाटिल के स्तर का नहीं है, इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। हालांकि राका शेट्टी उस व्यक्ति के पानी पर चलने की क्षमता से सावधान था, लेकिन उसकी राय में कड़ी साधना के साथ वह भी उस स्तर तक पहुंच सकता था, इसलिए उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। राका भाई, हमारी पहले ही बात हो चुकी है, आप अब पीछे नहीं हट सकते। बब्बन भाई लगभग रोने को थे। अगर राका शेट्टी अब पीछे हट गया तो बब्बन भाई सचमुच मर जाएंगे। ये पीछे हटना नहीं है, बस बात यह है कि इस आदमी में थोड़ी मेहनत लगेगी, तो मुझे 30 लाख और चाहिए। राका शेट्टी ने अपनी कीमत बढ़ाने का मौका लपक लिया। लालची राका शेट्टी का सामना करते हुए बब्बन भाई के पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार उनकी मौजूदा स्थिति थी, या तो पैसा दो या मरो। ठीक है, प्लीज राका भाई, अपना काम शुरू कीजिए। बब्बन भाई ने अपने दांत भींचे, ये तय करते हुए कि उनकी अपनी जान ज्यादा कीमती है। राका शेट्टी ने ये सुना और मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैं कुछ और मॉडल्स को बुला सकता हूँ। वह खड़ा हो गया, अभी भी शांत, और वही शब्द बोले जो पहले बोले थे, मामूली बात है। इसके साथ राका शेट्टी ने घमंड नहीं किया और न ही पहले की तरह अपनी ताकत छिपाई। इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, प्रतिद्वंद्वी को अपनी शक्ति का स्वाद चखाने का इरादा रखते हुए। हालांकि उस व्यक्ति ने जो पानी पर चल सकता था, ये देखा और उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस गर्व से अपनी जगह खड़ा रहा, उपहास किया, और उसने भी 3 शब्द बोले, मौत मांग रहा है, मौत मांग रहा है। अध्याय 38, रात के खाने के लिए वापस आना। राका शेट्टी को इतना आत्मविश्वास में देखकर बब्बन भाई का लटकता हुआ दिल आखिरकार काफी हद तक शांत हो गया। इतना कि जब उन्होंने उस व्यक्ति को दोबारा देखा तो उनकी नजर हिकारत भरी हो गई, और जब उन्होंने उस व्यक्ति को बेवकूफों की तरह स्थिर खड़ा देखा, वार से बचते हुए नहीं, तो उनके दिल में खुशी के फूल खिल गए। राका भाई, कंक्रीट के फर्श को तोड़ सकते हैं, तेरा छोटा सा शरीर कितनी चोट सह पाएगा। अभी यह विचार उनके दिमाग में आया ही था कि उनके सामने के दृश्य ने उनका मुंह खुला का खुला रख दिया। जबड़ा लगभग फर्श पर गिर पड़ा। राका शेट्टी की पूरी ताकत वाली हथेली उस व्यक्ति के शरीर पर लगी, और एक भारी धपक के साथ वह व्यक्ति 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बजाय राका शेट्टी अपनी ही जोरदार हथेली के वार से पीछे झटक दिया गया, लगभग छेद में गिरते गिरते बचा। ये कैसे मुमकिन है? राका शेट्टी, जिसने अपने कदम जमा लिए थे, अविश्वास से भरा था, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उस व्यक्ति को दहशत में देखते हुए। तुम एक आंतर शक्ति महासिद्धि स्तर के उस्ताद हो। ये सुनकर बब्बन भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा पीला पड़ गया। आंतर शक्ति महासिद्धि, उनके श्रद्धेय मास्टर वाघ के पास केवल साधना का ये स्तर था। खत्म, सब कुछ सचमुच खत्म हो गया। इस बार ये संख्या खाने और फिर खुद को फांसी लगाने जैसा है, उसका मरना तय है। हालांकि उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल उपहास किया, फिर हाथ बढ़ाकर अपने शरीर पर पहने काले कैजुअल स्पोर्ट्सवियर को थपथपाया, अतिरिक्त सिलवटों को सीधा किया। ये हरकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी राका शेट्टी ने पहले की थी। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह जानबूझकर इस हरकत का इस्तेमाल राका शेट्टी को जलील करने के लिए कर रहा था। ये देखकर राका शेट्टी वाकई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी लोहे जैसी हथेलियां जकड़ी और पागलों की तरह उस व्यक्ति की ओर दाग दी। कुछ पल के लिए भारी धप 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 की आवाजें तीसरी मंजिल के हॉल में गूंज उठी, जिससे हर कोई हिल गया। सबने अपने कान ढक लिए और बार बार पीछे हट गए। हालांकि
राका शेट्टी ने चाहे कितना भी जोरदार हमला किया हो, वह व्यक्ति बस चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा, यहाँ तक कि अपने हाथ जेब से बाहर नहीं निकाले, पूरी तरह से राका शेट्टी को नजरअंदाज करते हुए। इस पल राका शेट्टी के हर वार के साथ उसका दिल थोड़ा और डूबता गया। वह जानता था कि आज उसका सामना एक वाकई खौफनाक उस्ताद से हुआ है। ये देखकर कि सीधा हमला बेकार है, राका शेट्टी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी हथेली को उंगली में बदल दिया और इसे सीधे उस व्यक्ति की आंखों की ओर भोंक दिया। तेरे शरीर पर चोट नहीं लग सकती। मैं नहीं मानता कि तेरी आंखें भी इतनी अभेद्य हैं। तू जीने से थक गया है। वह व्यक्ति जो अब तक स्थिर था, ये देखकर आखिरकार बोला। फिर बिना किसी स्पष्ट हरकत के जो हाथ उसकी जेब में था, वह अचानक उसके सामने आ गया, राका शेट्टी की उंगली को पकड़ लिया। फिर अपनी कलाई को थोड़ा घुमाकर उसने तुरंत राका शेट्टी की उंगली तोड़ दी। राका शेट्टी ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली, दर्द से तड़पते हुए। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी आवाज निकाल पाता, उस व्यक्ति ने उसके सीने पर लात मारी, जिससे उसका शरीर कई मीटर दूर जा गिरा, जबकि उसका पूरा हाथ उस व्यक्ति के हाथ में रह गया, उसके शरीर से अलग। यह मंजर देखकर बब्बन भाई के दिमाग में तुरंत एक शब्द आया, चीरफाड़। उस व्यक्ति ने लापरवाही से हाथ जमीन पर फेंक दिया, फिर धीरे धीरे राका शेट्टी के पास गया, नीचे बैठा और उसके पहले से पीले पड़ चुके चेहरे को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझसे भीमा से निपटने के लिए तुमने केवल 30 लाख और जोड़े। तुम एक आंतर शक्ति महासिद्धि उस्ताद को कितना कम समझते हो। मास्टर भीमा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। बब्बन ने मुझे जो भी पैसा दिया, मैं वो सब आपको दे दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पहले का घमंडी राका शेट्टी अब एक आवारा कुत्ते की तरह गिड़गिड़ा रहा था। महज कुछ लाख, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी परवाह होगी? भीमा ने बेपरवाही से कहा, फिर चुपचाप राका शेट्टी के दूसरे हाथ को उखाड़ दिया। जैसे ही राका शेट्टी दर्द से बेहोश होने वाला था, भीमा ने उसकी उंगलियों से उसके कंधे पर कुछ बार थपथपाया, जिससे तुरंत बहता हुआ खून रुक गया और साथ ही राका शेट्टी को होश में ले आया। धीरे धीरे इस चुभते हुए दर्द को महसूस करो, ये तुम्हें मेरा नाम याद रखेगा, भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे बलदेव पाटिल और उसके चेलों के रोंगटे खड़े हो गए। वे जानते थे कि भीमा अब उनका साथी है, लेकिन वे सच्चा डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। बब्बन भाई पहले ही इतने डर गए थे कि उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। उन्होंने काफी देर कोशिश की, तब जाकर आखिरकार अपना सिर देवांश की ओर घुमाया। उन्होंने सोचा था कि देवांश भी इतना डर जाएगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने पाया कि यह आदमी वास्तव में अपने फोन को देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। क्या ये डर के मारे पागल हो गया है? बब्बन भाई देखे बिना नहीं रह सके और देखा कि स्क्रीन पर बीवी नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज आया था, जिसमें बहुत ही सरल बात लिखी थी, बस एक लाइन, आज रात खाने के लिए घर आ जाओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या वह सचमुच डर के मारे पागल हो गया है? बब्बन भाई अब और ज्यादा परवाह नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से कांपते हाथों से देवांश की आस्तीन खींची और जब देवांश ने देखा तो उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया, अपनी आंखों से संकेत दिया कि वह वहां से जल्दी भाग जाए। देवांश ने सिर हिलाया, फिर जिज्ञासा से पूछा, चले जाएं? तुम्हें वो कुछ ठिकाने नहीं चाहिए? जब बब्बन भाई ने देवांश को बोलते सुना तो उन्हें तुरंत मरने जैसा महसूस हुआ। देवांश भाई, बोलते समय आपको वास्तव में मौके का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको इशारा किया था, यह उम्मीद करते हुए कि आप चुपचाप निकल जाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आपने अपना मुंह खोला, हम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। इसके अलावा इस हालत में हम अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, ये भी संदेहास्पद है और आप अभी भी उन ठिकानों की चिंता कर रहे हैं। तो तुम्हें वो ठिकाने चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ। सच कहूँ तो मुझे अभी बहुत जल्दी है, देवांश ने खुद से कहा, जैसे कि भीमा का कोई वजूद ही नहीं था। बब्बन भाई निशब्द थे और बस अपनी कुर्सी पर ढह गए, मौत का इंतजार करने लगे। और भीमा उनकी बातचीत सुनकर तुरंत ठंडी सांस लेते हुए बोला, जाओगे? भीमा की इजाजत के बिना क्या तुम में से कोई भी जा सकता है? देवांश ने भीमा को नजरअंदाज किया और बब्बन भाई से फिर पूछा, तुम्हें वो ठिकाने चाहिए या नहीं? बोलो बब्बन भाई। इस पल नदी के पार एक तेज हवा चली, लेकिन महानदी के बीच में लंगर डाले खड़ी छोटी नाव स्थिर रही। एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह से काले लबादे में लिपटा हुआ भारी आवाज में पूछा, छोटी मालकिन, वो भीमा शायद अब अपना वार करने वाला है। क्या इस बूढ़े नौकर को हस्तक्षेप करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए? आखिरकार जिन लोगों को आप दिलचस्प कहती हैं, वे बहुत कम मिलते हैं। काले ट्रेंच कोट में महिला लबादे वाले बूढ़े आदमी के सामने बैठी थी और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, वह उबाऊ होगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, ये बूढ़ा नौकर समझता है। तो उसने मन की शांति के साथ निरीक्षण किया। सागर दर्शन टावर की तीसरी मंजिल पर हो रही घटनाओं का विवरण छोटी मालकिन को सुनाता रहा।
देवांश को उसे नजरअंदाज करते देख भीमा को तुरंत उसके साथ खेलने का मन हुआ, तो उसने भारी आवाज में कहा, बच्चे तू ज्यादा बड़ा नहीं है, अपने दादाजी के लिए कुछ माथा टेक और दादाजी तेरी जान बख्श देंगे, क्या कहते हो। देवांश नहीं बोला, लेकिन बब्बन भाई अचानक खड़े हो गए और पूछा, क्या मैं माथा टेक सकता हूँ? जो माथा टेकेगा वो जिएगा, भीमा ने खुशी से हंसते हुए कहा। ये सुनते ही बब्बन भाई घुटने टेकने ही वाले थे कि देवांश ने उनका कॉलर पकड़ लिया, उन्हें घुटने टेकने से रोक दिया। देवांश भाई, एक सच्चा मर्द जानता है कि कब झुकना है और कब डटे रहना है। झुक जाए, अगर हमने उसे गुस्सा दिलाया तो राका शेट्टी वाला हाल हमारा होगा। बब्बन भाई लगभग पागल हो रहे थे। देवांश ने हालांकि छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अधीरता से भीमा से पूछा, तू लड़ने वाला है या नहीं? मुझे जल्दी है, हरामजादे। देवांश की बार बार की बेरुखी का सामना करते हुए भीमा आग बबूला हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सक्रिय रूप से देवांश के सिर की ओर दाग दी। तू मौत को दावत दे रहा है। पल भर में एक पहाड़ हिला देने वाली बाघ की दहाड़ तीसरी मंजिल के हॉल में गूंज उठी। उसका जोर एक भारी ज्वार की तरह शक्तिशाली था। ये देखकर बब्बन भाई तुरंत भयभीत हो गए और सुन्न पड़ गए। अगर देवांश ने उन्हें पकड़ा नहीं होता तो वे पहले ही जमीन पर गिर चुके होते। और देवांश इस विनाशकारी मुके का सामना करते हुए बस धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया, अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई और सामने की ओर इशारा किया। अपनी औकात से ज्यादा उछल रहा है, देख तेरा दादा तेरी बांह कैसे तोड़ता है। भीमा दहाड़ा, अपने मुके में 3 गुना और ताकत झोंक दी, लेकिन जब वह देवांश की तर्जनी उंगली से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वह सृष्टि के स्तंभ से टकरा गया हो। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। पल भर में तीसरी मंजिल पर सन्नाटा छा गया। बाघ की दहाड़ गायब हो गई, उपहास गायब हो गया और यहाँ तक की सबकी सांसें भी थोड़ी देर के लिए रुक गईं। दिखावटी और बेकार। देवांश ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, फिर अपनी तर्जनी उंगली से हल्का सा थपथपाया। भीमा की बांह, जो राका शेट्टी के हमलों से भी सुरक्षित थी, तुरंत फट गई, खून की धुंध में बदल गई और हवा में बिखर गई। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, देवांश ने भीमा की दूसरी बांह पकड़ ली और धीरे से उसे पीछे की ओर उछाल दिया। भीमा का शरीर एक परवलय बन गया, सटीक रूप से महानदी के बीच में खड़ी छोटी नाव की ओर गिरते हुए। चूंकि तुम सब तमाशा देखना इतना पसंद करते हो तो मैं उसे तुम्हें सौंपता हूँ। बोलने के बाद देवांश ने लापरवाही से वह बांह राका शेट्टी की ओर फेंक दी जो उसने अभी अभी भीमा से उखाड़ी थी, जिसे उसने बस बैठकर तमाशा देखने के लिए कहा था। लाखों की लेबर फीस और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। ये सुनते ही बब्बन भाई लगभग स्वाभाविक रूप से बोल पड़े, साला पैसा वापस। अध्याय 39। पापा रोना मत, मैं आपको लकड़ी की काठी सुनाऊं। देवांश को नहीं पता था कि पैसा वापस हुआ या नहीं, क्योंकि वह बाकी मामले में शामिल नहीं था। बब्बन भाई के बार बार उसे रुकने के लिए कहने और यह कहने के बावजूद कि वह होटल में उसके लिए एक जश्न की दावत रखना चाहते हैं, देवांश ने केवल वक्त नहीं है कहकर तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और अपने किराए के अपार्टमेंट की ओर भाग गया। चाहे आपके होटल का खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, क्या वह मेरी बीवी के हाथ के खाने का मुकाबला कर सकता है? हालांकि देवांश जानता था कि सिया का उसे खाने के लिए घर बुलाना सिर्फ ज़ारा के सामने दिखावा करने के लिए था, ताकि यह बात छुपाई जा सके कि उनका तलाक हो चुका है, लेकिन इससे देवांश के अच्छे मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। जब तक वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ रह सकता था, देवांश को किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सागर दर्शन टावर की तीसरी मंजिल पर स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। बब्बन भाई कुर्सी पर बैठे थे, लापरवाही से पैर पर पैर रखकर चाय की चुस्की ले रहे थे, जबकि बलदेव पाटिल उनके सामने खड़ा था, झुककर और जी हुजूरी करते हुए। उसका रवैया बेहद विनम्र था। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बब्बन भाई को अब एक ऐसा सहारा मिल गया था जो एक पल में आंतर शक्ति महासिद्धि स्तर के उस्ताद को मार सकता था। अगर बलदेव पाटिल उनकी चापलूसी नहीं करता तो उसकी बलदेव व्यायामशाला खुली नहीं रह पाती। सीधे शब्दों में कहें तो अगर वह व्यक्ति कभी मजे मजे में व्यायामशाला को चुनौती देने आ जाता तो बलदेव पाटिल 10-15 दिनों के लिए अस्पताल में पड़ा होता। अगर वे कुछ और बार आ जाते तो फिर वह किस तरह की मार्शल आर्ट्स व्यायामशाला चला रहा होता। तूने कहा था न कि तू मेरी खाल उधेड़ेगा। अब जब देवांश भाई चले गए हैं तो तू अपना काम कर सकता है। बब्बन भाई अपनी चाय पीते रहे, उनके चेहरे पर पूरा उपहास था। बब्बन भाई, आप भी ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम सब मुंबई के ही तो हैं, हम एक दूसरे को हमेशा देखते रहते हैं। खाल उधेड़ने की बात क्यों करें? इससे हमारे भाईचारे को कितना नुकसान होगा, है ना? बलदेव पाटिल ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, कल रात मेरे क्लाइंट की ही गलती थी पहले, और तेरे बेटे को पीटना मजबूरी थी। ऐसा करते हैं, मैं इलाज और दवाई का खर्चा दे दूंगा और हम इस मामले को यही रफा दफा करते हैं। क्या कहते हो? बब्बन भाई एक पुराना खिलाड़ी होने के नाते बहुत अच्छी तरह जानते थे कि कब रुकना है जब आप फायदे में हो।
बिल्कुल। जब बलदेव पाटिल ने ये सुना तो वह इतना उत्साहित हो गया कि लगभग बब्बन भाई के सामने घुटने टेकने ही वाला था। उसने बब्बन भाई का हाथ पकड़ लिया और भर्राए आवाज में कहा, बब्बन भाई दिलदार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर मेरी बलदेव व्यायामशाला आपके लिए कुछ भी कर सके, बस हुक्म दीजिएगा और मैं, बलदेव पाटिल, खुशी खुशी 10,000 मौत मरने को तैयार रहूंगा। ठीक है, हम सब भाई हैं। आज बस ये हुआ कि लड़ने से पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। कहना पड़ेगा, बब्बन भाई लोगों को अपने पक्ष में करने में बहुत माहिर थे। बोलने के बाद बब्बन भाई ने राका शेट्टी की ओर देखा। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, बलदेव पाटिल ने खुद ही प्रस्ताव रखा, बब्बन भाई आप पहले जाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बब्बन भाई ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, वह मेरे लिए काम करते हुए घायल हुआ है, आखिरकार उसे अच्छे इलाज के लिए अस्पताल भेजो, देर मत करना। जी बब्बन भाई, बलदेव पाटिल ने कहा और एक नजर के साथ चेलों ने तुरंत राका शेट्टी को उठाकर अस्पताल के लिए नीचे ले गए। इस पल राका शेट्टी की आंखें खाली थीं और पछतावा उसके शरीर के हर रोम में समा गया था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उस समय इतना नखरा नहीं दिखाया होता तो जब भीमा ने उस पर हमला किया तो देवांश भाई ने शायद हस्तक्षेप किया होता। देवांश भाई की ताकत के साथ वह इसे पूरी तरह से रोक सकते थे और उसके हाथ बेकार नहीं होते और वह मॉडल्स के साथ मजे करना जारी रख सकता था। लेकिन अब उसके हाथ चले गए, मॉडल्स चली गईं और सबसे महत्वपूर्ण बात, देवांश भाई की चापलूसी करने का मौका भी चला गया। राका शेट्टी को वास्तव में इतना पछतावा हुआ कि वह मरने की कामना करने लगा। जहां तक बब्बन भाई की बात थी, उन्होंने राका शेट्टी को जो 30 लाख का इनाम शुरू में देने का वादा किया था, वह सिर्फ इसलिए नहीं मुकरा गया क्योंकि वह जीत नहीं पाया, वह उसके कार्ड में पूरा ट्रांसफर कर दिया गया। नदी पर छोटी नाव में, इससे पहले कि भीमा का शरीर नाव की छत से टकराता, उसने अचानक दिशा बदल दी और आखिरकार सीधे नदी के पानी में जा गिरा। जैसा कि कहावत है, जहां से आता है वही वापस जाता है, और यह वास्तव में सच था। छोटी मालकिन, यह इस बूढ़े नौकर की लापरवाही थी। उस बच्चे ने वास्तव में हमें शुरू से ही देख लिया था, लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाकर कहा, माफी से भरा हुआ। ट्रेंच कोट वाली महिला पूजा ने यह सुना लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी पीठ सीधी की, 3 फुट लंबी हरी तलवार पकड़े हुए धीरे धीरे रेशमी कपड़े से उसकी धार पहुंच रही थी। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, रघु काका, क्या आप बता सकते हैं कि उसका साधना स्तर क्या है? महागुरु स्तर। बूढ़े आदमी ने बोलना खत्म किया, फिर सिर हिलाया सुधारते हुए, और ऐसा नहीं लगता कि वह कोई नया बना महागुरु है। इतना युवा महागुरु, कितनी दिलचस्प बात है। पूजा मधुरता से मुस्कुराई, फिर पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी साधना उससे कम है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, इससे शर्मिंदा नहीं हुआ बल्कि गर्व से कहा, अभ्यास के मामले में मैं उससे कम हूँ, लेकिन जीवन और मृत्यु के मामले में मैं जीऊंगा, वह मरेगा। पूजा ने सिर हिलाया, बातचीत जारी नहीं रखी। तो बूढ़े आदमी ने पूछा, छोटी मालकिन, क्या हमें उसकी पहचान की जांच करनी चाहिए? पूजा ने सिर हिलाया, नाव चलाओ। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं तो किस्मत में खोजना मुश्किल है। बूढ़े आदमी ने धीरे से आह भरी, अपनी 1000 किलो की गिरावट साधना तकनीक को समेटा और छोटी नाव तुरंत नदी के बहाव के साथ बह निकली। जब देवांश रिहायशी इलाके के करीब था तो उसने विशेष रूप से पास के एक सुपरमार्केट का चक्कर लगाया और फिर अपने कुछ 100 रुपयों का उपयोग करके एक बड़ी बाबी डॉल खरीदी। उसे याद आया कि उसकी बेटी को बाबी डॉल बहुत पसंद थी। एक बार अस्पताल के रास्ते में पीहू ने एक छोटी बच्ची को बाबी डॉल पकड़े देखा और डरते डरते अपनी माँ से पूछा कि क्या वह भी एक खरीद सकती है। इससे पहले कि सिया बोल पाती, उसने उसके पिता के रूप में उसे बुरी तरह पीटा, ये कहते हुए कि उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वह बाबी डॉल क्यों चाहती है? क्या वह अपने पिता को थकाकर मार डालना चाहती है? तब से पीहू ने कभी खिलौने खरीदने का जिक्र नहीं किया। जब वह रिहायशी इलाके में दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते हुए देखती तो वह केवल उत्सुकता से देखती, कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करती। भले ही दूसरे बच्चे उसके साथ साझा करने को तैयार हों, वह अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लेती और उनसे बचने के लिए कदम पीछे हटा लेती, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता देख लेंगे और फिर उसे एक और पिटाई मिलेगी। जैसे ही उसने ये सोचा, देवांश को ऐसा दिल का दर्द महसूस हुआ जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि पीहू ने पिछले 3 साल कैसे बिताए होंगे। वह उस समय कितना बड़ा कमीना रहा होगा कि उसने एक बच्चे की खिलौनों से खेलने की स्वाभाविक इच्छा को पूरी तरह से बुझा दिया। पैसे देने के बाद देवांश बाबी डॉल पकड़े सड़क पर चला, खुद को 2 बार घूंसा मारने से रोक नहीं पाया। जल्द ही देवांश अपने दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक देने के बाद पीहू की आवाज आई, कौन है? मैं नहीं बताऊंगा, अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। देवांश ने हंसते हुए कहा, पापा हैं।
पीहू ने तुरंत देवांश की आवाज पहचान ली, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय वह कमरे के अंदर कूदी और उछली, मम्मा पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए। अरे पगली, तुझे पता है कि पापा हैं, तो तू पापा के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलती? देवांश हंसा। नहीं, मम्मा ने कहा है कि पीहू मम्मा के अलावा किसी के लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। पीहू की आवाज दरवाजे के अंदर से आए। मम्मा सही कह रही हैं, लेकिन क्या तू पापा के लिए भी दरवाजा नहीं खोल सकती? देवांश ने धैर्य से पूछा। लेकिन इससे पहले कि पीहू जवाब दे पाती, सिया ने दरवाजा खोल दिया। वो इंसान जिसके लिए बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, वो तुम हो। सिया ने डांटा, फिर उसे याद दिलाया, ज़ारा यहाँ है, राज मत खोलना। देवांश ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, वरना सिया उसे खाने के लिए वापस नहीं बुलाती। पीहू, देखिए क्या है। देवांश ने अपनी पीठ के पीछे छिपी बाबी डॉल निकाली। जब पीहू ने उसे देखा तो वह उतनी खुश नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वह डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप गई, अपनी माँ का पैर पकड़कर। उसकी आंखों में दहशत भरी थी। पापा, पीहू को मारना मत, पीहू को खिलौना नहीं चाहिए, पीहू ने कहा। उसका मुंह बन गया, डर के मारे रोने ही वाली थी। देवांश का दिल इतना दुख रहा था कि वह खुद को कुछ बार चाकू मारना चाहता था और उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने अपनी बाहें फैला दी, पीहू को गले लगाना चाहता था। पीहू डर मत, पापा पहले गलत थे, पापा पीहू को फिर कभी नहीं मारेंगे। और पीहू जो भी खिलौना चाहेगी पापा तेरे लिए खरीद देंगे, ठीक है? लेकिन पीहू अपनी माँ के पीछे छिपी रही, पास जाने को तैयार नहीं थी। सिया की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी खुद को मजबूर करते हुए देवांश से कहा, तुम्हारी वो चाल बेकार है। तुम पहले उसे ऐसे ही धोखा देते थे, उसे पास बुलाते थे, फिर उसे गले लगाते थे और उसे बुरी तरह पीटते थे। देवांश, पीहू के 1 साल का होने से पहले तुम ऐसे नहीं थे। तुम अचानक इतने घटिया कैसे बन गए? देशमुख आजी ने पहले भी ऐसा ही सवाल पूछा था और उस समय देवांश को लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब सिया ने फिर पूछा तो उसने अचानक इसे गंभीरता से लिया। हाँ, वह घटिया कैसे बन गया? देवांश नहीं जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका स्वभाव अचानक इतना कैसे बदल गया। यह उसके व्यक्तित्व और तर्क के पूरी तरह विपरीत था। इसके अलावा अगर उसका स्वभाव सचमुच बदल गया होता तो भले ही पीहू गुजर चुकी होती, उसे जागृत नहीं होना चाहिए था। पीहू के गुजरने के बाद वह अचानक क्यों जागृत हुआ? यहाँ तक कि 10,000 साल की कठिन साधना भी सह ली और यहाँ तक कि अमर सम्राट का पद भी छोड़ दिया, जो अमर और अविनाशी था। उसने पीहू को बचाने के लिए 10,000 साल की कठिनाई और पीड़ा सही थी। किसी भी तरह से वह एक ऐसा कमीना नहीं लगता था जो अपनी बेटी को मारेगा। यहाँ जरूर कोई समस्या है, लेकिन समस्या कहाँ थी, देवांश को समझ नहीं आ रहा था। आंखों में आंसुओं के साथ देवांश सिया के सवाल का जवाब नहीं दे सका। वह केवल अपनी बाहें फैलाए रख सका। पीहू, क्या तू पापा को एक आखिरी मौका देगी? ठीक है। अगर तुझे पापा पर भरोसा है तो क्या तू पास आकर पापा को गले लगाएगी? ठीक है। डरी हुई पीहू ने अपनी माँ की ओर ऊपर देखा, लेकिन उसकी माँ ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिया को भी नहीं पता था कि देवांश अब सच बोल रहा है या नहीं। पीहू बार बार हिचकिचाए। हालांकि वह डरी हुई थी, फिर भी उसने अपने नन्हे कदम बढ़ाए, सिया के पीछे से बाहर निकली और फिर खुद को देवांश के गले में डाल दिया। मुझे पापा पर भरोसा है। जिस पल देवांश ने पीहू को पकड़ा, उसे लगा कि अमरता कुछ भी खास नहीं थी। ये पल वास्तव में धरती पर स्वर्ग था। पापा, रोना मत, पीहू आपको लकड़ी की काठी सुनाएगी, ठीक है? पीहू ने धीरे से देवांश का कंधा थपथपाया, उसे उसी तरह दिलासा दिया जैसे उसकी माँ उसे देती थी। ठीक है। देवांश के आंसू फूट पड़े और भी ज्यादा बहने लगे। अध्याय 40। बहन, क्या तुम्हारा परिवार इतना गरीब है कि तुम्हारे पास बस पैसा बचा है? पीहू के चुप कराने के बाद देवांश को रोना बंद करने में थोड़ा समय लगा और कुछ कोशिशों के बाद पीहू अपनी बाबी डॉल के साथ घर भर में दौड़ने लगी, एक खुश छोटी मैना की तरह चहक रही थी। ये देखकर कि बाप बेटी आपस में घुल मिल गए हैं, सिया ने आखिरकार राहत की सांस ली और ज़ारा के साथ सब्जियां धोने और खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चली गई। ज़ारा ने रसोई के दरवाजे के पीछे से बाहर जो कुछ भी हुआ वह सब देख लिया था, लेकिन वह बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि वह देवांश का बहुत सम्मान करती थी और उसके सामने आने से हिचकिचा रही थी। दीदी, क्या जीजाजी सच में उतने ही बड़े बदमाश थे जैसा आपने पहले फोन पर बताया था? ज़ारा ने टटोलते हुए पूछा। उससे भी बदतर, सिया ने कहा, जैसे कि उसे इसकी आदत हो चुकी थी इस विषय पर चर्चा करते समय कोई भी मजबूत भावना नहीं दिखाए। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि जीजाजी का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह आपके और पीहू दोनों के साथ बहुत धैर्यवान हैं। तुम्हें पता है, बाहर वह एक ऐसा इंसान है जिसे बब्बन भाई तक को इज्जत देनी पड़ती है। क्या ऐसे आदमी को आमतौर पर बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए? लेकिन जीजाजी में घमंड का कोई नामो निशान नहीं है। सिया कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह भेष बदलने में सबसे माहिर है।
उसके इस दिखावे से धोखा मत खाना। ज़ारा थोड़ी उलझन में थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आपका हर शब्द जीजाजी का बचाव कर रहा था, लेकिन अब शाम को आप फिर से उनकी बुराई कर रही हैं? क्या जीजाजी आपकी नज़र में बिल्कुल बेकार हैं? सिया चौंकी, फिर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पीहू के 1 साल का होने से पहले मुझे सचमुच लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। उसने मेरा कोई भी प्रसव पूर्व चेकअप मिस नहीं किया, पीहू के बड़े होने का एक भी दिन मिस नहीं किया। लेकिन पीहू को कैंसर होने के बाद सब कुछ बदल गया। तो क्या पीहू के कैंसर ने जीजाजी को ऐसा बना दिया? मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन मैं बहुत बार निराश हुई हूँ और अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। यह मत देखो कि वह अब कितना धैर्यवान है, वह शायद कुछ दिनों में यह नाटक बंद कर देगा, इसलिए। सिया अचानक रुक गई, आगे नहीं बोली। इसलिए क्या? सिया ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। इसीलिए मैंने उसे तलाक दिया और उसे पीहू से मिलने नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि पीहू अभी खुश हो जाए तो बाद में और ज्यादा दुखी होगी, और पीहू के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं नहीं चाहती कि वह फिर से उन वसूली वालों से डर कर रोए या उनके द्वारा पिटी और सताई जाए। सिया मन ही मन बुदबुदाए। एक अनजाना दर्द उसके अंदर फैलने लगा। वैसे तुम इतनी दूर से आए हो, क्या तुम वाकई कुछ और दिन रुकना नहीं चाहती और आज रात ही जाना चाहती हो? सिया ने पूछा। ज़ारा का चेहरा उदास था, लेकिन वह अपनी दीदी को कल रात जो हुआ उसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने बस सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान दी। हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसे इस तरह देखकर सिया ने सोचा कि उसका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा और सब्जी छौंकने पर ध्यान दिया। लिविंग रूम में देवांश खुशी खुशी पीहू का साथ दे रहा था, उसकी बाबी डॉल के बाल संवारने में, उसका मेकअप करने में और तरह तरह के कपड़े पहनाने में। ऐसा लग रहा था मानो वक्त पलक झपकते ही बीत गया हो। जब तक उन्होंने 5वीं ड्रेस ट्राई की, तब तक सारी डिशेज मेज पर लग चुकी थी, जिनसे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। सिया के कहने की जरूरत के बिना देवांश पीहू को हाथ धुलाने के लिए बाथरूम ले गया, फिर खाने की मेज पर बैठ गया, खाने का इंतजार करने लगा। सबने खाने का आनंद लिया, खासकर ज़ारा, जो देवांश के प्रति बहुत विनम्र लग रही थी, जिससे सिया ने कहा कि उसकी छोटी बहन आखिरकार बड़ी हो गई है और बड़ों का सम्मान करना सीख गई है। इतना ही नहीं, उसे यह गलतफहमी भी हुई कि पुराना देवांश वापस आ गया है, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को झटक दिया और खुद को चेतावनी दी कि कोई भ्रम न पाले। अगर देवांश सुधर सकता है तो समझो सूरज पश्चिम से निकल आएगा। ज़ारा की फ्लाइट आज रात की है, तुम उसे थोड़ी देर में छोड़ने चले जाना। सिया ने खाना लगभग खत्म होने पर देवांश से कहा। ठीक है। देवांश ने तुरंत सहमति जताई, ये जानते हुए कि यह सिया का अप्रत्यक्ष रूप से उसे जाने के लिए कहना था, मतलब एक बार उसे छोड़ने के बाद उसे वापस आने की जरूरत नहीं थी। अब ज़ारा के अजीब महसूस करने की बारी थी। वह लगातार मना कर रही थी और कह रही थी कि वह बस टैक्सी ले सकती है, लेकिन चाहे उसने कुछ भी कहा हो, सिया ने हर बात को काटने के लिए मुझे चिंता है का बहाना इस्तेमाल किया। ज़ारा के पास अपनी दीदी की व्यवस्था को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाना पहले ही काफी तनावपूर्ण था और अब उसे बाद में जीजाजी के साथ कार साझा करनी थी। कल रात बार में जीजाजी के रुतबे के बारे में सोचकर ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रात के खाने के बाद ज़ारा अपनी दीदी की बर्तन धोने में मदद करना चाहती थी, लेकिन सिया ने मना कर दिया। उसे जल्दी हवाई अड्डे जाने के लिए कहा ताकि उसकी फ्लाइट न छूट जाए। तो उसे और देवांश को इस तरह सिया ने घर से बाहर निकाल दिया। गनीमत रही कि विदा लेते समय पीहू का साधारण सा गुड नाइट पापा देवांश के घायल दिल के लिए बहुत सुकून लाया। जैसे ही ज़ारा बाहर निकली, उसने टैक्सी बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन सोसाइटी से बाहर निकलने के बाद भी किसी ने उसका ऑर्डर स्वीकार नहीं किया। जैसे ही वह कहने वाली थी कि यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है और उसे शहर की ओर थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कहीं से प्रकट हुआ, सीधे देवांश के पास चलकर आया, झुककर बोला, मास्टर देवांश, क्या आपको गाड़ी की जरूरत है? देवांश ने सिर हिलाया। पहले इसे सामान लेने के लिए होटल ले जाओ, फिर इसे एयरपोर्ट ले जाना। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा, फिर तुरंत एक नंबर डायल किया, एक गाड़ी इधर भेजो। 20 सेकंड से भी कम समय में एक मर्सिडीज बेंज S450 आ गई, ठीक उनके सामने रुकी। ज़ारा ये सब देखते हुए सन रह गई। एक खास आदमी इंतजार कर रहा है, एक खास कार सेवा। दीदी, आपने मुझे बताया था कि आपका परिवार बहुत गरीब है। जैसे ही ज़ारा का दिमाग सुन्न हुआ, उसने एक और कार को आते देखा और फिर एक ऐसी आकृति कार से निकली जो उसके लिए जीवन भर अविस्मरणीय रहेगी। बब्बन भाई। बब्बन भाई दौड़ते हुए आए, पहले झुककर देवांश भाई को सलाम किया, फिर बूढ़े आदमी को दोबारा झुककर सलाम किया और मास्टर वाघ कहा। मास्टर वाघ शब्द सुनते ही ज़ारा तुरंत हक्की बक्की रह गई, लगभग दम घुटने और बेहोश होने को थी। मास्टर वाघ साक्षात यमराज जीजाजी के लिए दरबान का काम कर रहे हैं। मैं जरूर सपना देख रही हूँ, है ना?
अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे जल्दी जगा दो, ठीक है? तमीज नहीं है, इन्हें मास्टर देवांश कहो। मास्टर वाघ ने बब्बन भाई के सिर पर थप्पड़ मारा, लेकिन उनके खुद की पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। मुझे मास्टर और मास्टर देवांश को भाई कह रहा है, क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? ये सुनते ही बब्बन भाई ने तुरंत सुधार किया, बार बार मास्टर देवांश कहा। ये देखकर कि देवांश नाराज नहीं है, मास्टर वाघ ने आखिरकार राहत की सांस ली और बब्बन भाई से पूछा, तुम इलाका नहीं देख रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? आज दोपहर मैंने मास्टर देवांश से एक मदद मांगी थी, इसलिए मैं खास तौर पर मास्टर देवांश को धन्यवाद देने के लिए कुछ छोटे उपहार लाया हूँ, बब्बन भाई ने कहा। फिर अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। मास्टर देवांश, इसमें 50 लाख हैं। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। ये सुनकर ज़ारा को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। किस तरह की मदद 50 लाख की होती है? दीदी, आपका परिवार वाकई बहुत गरीब है, इतना गरीब कि आपके पास बस पैसा बचा है ना? साथ ही जीजाजी ने शुक्रिया तक नहीं कहा, उन्होंने बस सीधे कार्ड ले लिया। और मजे की बात यह है कि दूसरी पार्टी किसी भी चीज से ज्यादा खुश थी, कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। चूंकि तुम यहाँ हो, मैं नहीं जाऊंगा, तुम इसे छोड़ आओ, देवांश ने बब्बन भाई से कहा। बोलने के बाद उसने ज़ारा से कहा, मुझे अभी काम है, इसे तुम्हें ले जाने दो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस इसे सीधे बता देना। उद्धरण चिन्ह ... ओह ठीक है। ज़ारा एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर होश में आई। देवांश को अलविदा कहकर वह मर्सिडीज बेंज में बैठ गई और बब्बन भाई के साथ होटल की ओर चल पड़ी। कार में ज़ारा काफी देर हिचकिचाई और फिर धीरे से पूछा, बब्बन भाई, मेरे जीजाजी क्या करते हैं? आप और मास्टर वाघ उनके प्रति इतने विनम्र क्यों हैं? बब्बन भाई ने ये सुना और मुस्कुराए, क्या तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। तो फिर मेरी बताने की हिम्मत नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे जीजाजी को नाराज कर दिया तो मैं अंजाम नहीं भुगत सकता। ये सुनकर ज़ारा जीजाजी की पहचान को लेकर और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। आखिर वो कौन सी महान हस्ती है जिसकी वजह से बब्बन भाई जैसा बड़ा आदमी इतना डरा हुआ है? एक पल के लिए जीजाजी का सख्त और सुंदर चेहरा उसके दिमाग में फिर से उभर आया, वहीं टिका रहा। सिंघानिया ग्लोबल हॉस्पिटल, SVIP वार्ड। भीमा की मौत की खबर सुनने के बाद बलराज सिंघानिया काफी देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे सांप सूंघ गया हो। जब मेज पर रखी चाय ठंडी पड़ गई, तब जाकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुझे पक्का यकीन है ना कि यह चाल उस बूढ़े खूसट मास्टर वाघ की नहीं थी? मुकेश सिंघानिया ने कहा, बलदेव व्यायामशाला के चेलों के मुताबिक वह एक नौजवान था जिसे बब्बन देवांश भाई कह रहा था। मुंबई में ऐसा कौन सा नया कम उम्र का आंतर शक्ति वाला उस्ताद पैदा हो गया, और मुझे इसकी खबर क्यों नहीं है? बलराज सिंघानिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। बड़े भैया, 3 दिन की मोहलत खत्म होने वाली है और अब भीमा भी मारा गया। अब हम क्या करें? ये सुनते ही बलराज सिंघानिया ने नाक से कुड़ी, चेहरा पत्थर जैसा सख्त करते हुए बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीमा मर गया तो मर गया। वैसे भी वो शख्स कल आ रहा है। उसके आने के बाद चाहे वह कपूर परिवार हो या उस कुलच्छनी का परिवार, एक भी जिंदा नहीं बचेगा।